नहीं पाए। दूसरा बताया था आद्य ऐतिहासिक जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता है, इसमें लिखित साक्ष्य तो है लेकिन हम उसको पढ़ नहीं सके हैं। तीसरा जो हमारा आ रहा है ऐतिहासिक में, जैसे वैदिक काल है, इसमें लिखित साक्ष्य भी है और उसको पढ़ा भी गया है। मतलब अब हम जो आर्यों की सभ्यता, देखो एक और नाम दिया जाता है, आर्यों की सभ्यता बोलते हैं। आर्यों की सभ्यता को ही हम लोग वैदिक सभ्यता बोलते हैं। तो इसमें हमें लिखित साक्ष्य भी हैं, मतलब साहित्य वगैरह लिखे गए हैं और वो पढ़े भी गए हैं। ठीक है, तो अब हम उनकी बात करेंगे। ठीक है, क्या मैसेज किए हो सर? वैदिक काल का पीडीएफ व्हाट्सएप भेज दीजिएगा, क्योंकि प्रिंट आउट निकलवा लेते हैं इस तरह। ठीक है, व्हाट्सएप पे भी शेयर कर देंगे बेटा। ठीक है, व्हाट्सएप पे भी शेयर कर देंगे, कोई बात नहीं, व्हाट्सएप पे हम शेयर कर देंगे। ठीक है, तो वैदिक काल की जब हम लोग बात करेंगे इसमें, तो ये थोड़ा सा एडवांस चीजें समझ लो, या फिर एडवांस का क्या कहोगे, बहुत सारी चीजें इसलिए देखने को मिलेंगी क्योंकि हम लोग में इसे पढ़ा गया है एक्चुअल में। जो चीज लिखी गई वो एक चीज समझ में कि एक्चुअल में इसमें हुआ क्या था, है ना, वैदिक काल के समय में। तो ग्रंथों की रचना हुई। वैदिक काल ही वो समय है या कालखंड है जिसमें वेदों की रचना की गई है। ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ये जो वेद हैं जो हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माने जाते हैं, तो उनकी रचना हुई है इसी काल। क्लियर हुआ सबको पॉइंट? तो जल्दी ऐड हो भाई, सब लोग बहुत धीमे धीमे ऐड होते हो। शुरुआत में जब आप ऐड होते हो ना, तो उस समय आप लोग वीडियो ऑन रखा करो। ठीक है, दीक्षा, सौरभ, रफिया, अंकज, सृष्टि, मीनाक्षी, लग रहा है बस सो के उठे ही हैं सब। मेरे तो इच्छे हैं बिल्कुल, देखो। हाँ, चलो क्लास कर रहे हो, यही बहुत अच्छी बात है। हाँ। हम्म। अच्छा, यही सब होता था कि जैसे वेद वगैरह थे ना उस समय, मंत्र वगैरह थे, पूरा एक प्रावधान था। ऐसे भी नहीं था कि सो के उठे, मुंह धुले, वेद लेके पढ़ने बैठ गए। ऐसा नहीं होता था उस समय। पूरी प्रोसीजर था उसमें, नहा के विधिवत, मतलब पूरी स्वच्छता रखी जाती थी, तब वेद वगैरह को पढ़ा जाता था। मंत्र वगैरह का उच्चारण होता था, यज्ञ वगैरह का। आज की डेट में उठे, बाथरूम गए, निपट उपट क्या किताब खोले, ये लो शुरू हुआ, फिर बंद किए, फिर बाथरूम पहुंच गए, फिर शुरू हुआ। ये सब चीजें नहीं हुआ करती थी। उसमें पवित्रता का बहुत ध्यान रखा जाता था। मतलब जब भी कोई चीज पढ़ी जाती थी वो, तो उसके नियम थे, उसके नियम कानून बने हुए थे कि आपको इसी तरह से इसको करना है, एक प्रोसीजर था पूरा। जो अब तो मॉडर्न है, हम लोग आधुनिक है ना, अब तो मॉडर्न है सर, कौन देखता है इतना। सोते सोते पढ़ेंगे हम लोग सर, बेड में लेटे रहेंगे सर, ये सब क्या लगा किताब पढ़ रहे हैं। तो ऐसी चीजें नहीं पढ़ा करते थे उस समय, वैदिक काल में ये चीजें नहीं हुआ करती थी। ठीक है, तो इन चीजों का बहुत ध्यान रखा जाता था। ये सब ही वेदों में लिखा गया है, यही सब चीज बताई गई थी कि कैसे चीजों को आगे बढ़ाना है, कर्मकांड कैसे करने हैं, यज्ञ कैसे करने हैं, मंत्रों का उच्चारण कैसे करना है। हर कोई नहीं कर सकता था मंत्रों का उच्चारण। जैसे लोग कहते थे उस समय, ब्राह्मण वगैरह को या पुरोहित वगैरह को ज्यादा मान इसीलिए दिया जाता था उस वैदिक काल में, क्योंकि वो उच्चारण करते थे मंत्रों वगैरह का। पढ़ना तो सब कोई जानते थे, लेकिन इनको पढ़ने का एक तरीका था, मतलब एक सही, जैसे अब हम कहें ओम, तो अब हर कोई ओम कहता है, लेकिन होम कुछ इस तरह से उसका उच्चारण होता है। तो अब तुम अपने हिसाब से करोगे, कहोगे हम भी पढ़ रहे हैं, लेकिन वो एक विधि थी उसकी कि उसको किस तरीके से पढ़ना है, गाने के रूप में पढ़ना है, संगीत के रूप में पढ़ना है, तरीके थे पूरे। ठीक है ना। जैसे अभी रामायण या महाभारत देखते होगे, तो उसमें जब गीत या संगीत बजते हैं तो एक प्रॉपर तरीके से मंत्रों का उच्चारण होता है। कभी रामायण वगैरह देखना, यज्ञ वगैरह जब हुआ करते थे, ऋषि वगैरह गाते हैं, तो मंत्रों को किस तरह से उच्चारण करते हैं वो लोग। तो इसलिए उन लोग को सम्मान बहुत ज्यादा बढ़ गया था ब्राह्मण वगैरह का, क्योंकि हर कोई नहीं करता था उस समय, है ना, पुरोहित लोग का। तो धीरे धीरे चीजें फिर अलग हुई। इसमें से एक जो आज की डेट में हम लोग कहते हैं उपाध्याय लोग जो होते हैं, उपाध्याय, तो जो वेद और वेदांग लोग पढ़ाया करते थे, जो ऐसे व्यक्ति होते थे वैदिक काल में जो वेद और वेदांगों को पढ़ाते थे, तो उन लोग को उपाध्याय कहा जाता था। तो वो उनको उपाध्याय के नाम से जाना जाता है। तो जैसे वेद थे, चारों वेद थे, वेदांग हैं 6, तो उन लोगों को करने वाले उपाध्याय लोग कहलाते थे। तो ऐसा कुछ था उस समय, तो प्राचीन काल में। अब तो सब अलग है, अब इतना कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन उस समय इन चीजों का बहुत ध्यान रखा जाता था वैदिक समय में। ठीक है, तो वैदिक काल की अगर हम लोग बात करते हैं, चलो हम लोग अब इसको डिस्क्रिप्शन देते हैं, अब लगभग सब लोग ऐड हो ही चुके हैं, है ना। वॉइस बहुत कम आ रही है, असल में माइक थोड़ा दूर है ना।
हेलो। वो दूसरा लेना पड़ेगा मुझे। पांडे क्या करते थे? देखो पहले बता दें अभी की कोई जाति वगैरह का स्टार्टिंग में नहीं था, ठीक है ना। जो दो पार्ट में बांटा गया, असल में वैदिक काल को दो पार्ट में बांटा गया है। एक ऋग्वैदिक काल है और एक उत्तर वैदिक काल है, ठीक है। तो जो ऋग्वैदिक काल हुआ करता था, तो उस ऋग्वैदिक काल में जाति व्यवस्था का ज्यादा वो नहीं था, मतलब बहुत बाद में जाकर हुआ है, जब 10वां मंडल बना है, उसको डिस्क्रिप्शन देंगे, तब उल्लेख हुआ था उसका। उनका मेन मकसद होता था, जैसे जो ज्ञान के हिसाब से होता था या भाषा के हिसाब से होता था, है ना, कि जो लोग श्रेष्ठ माने जाते थे उनको ऊंचा स्थान दे दिया जाता था, ठीक है। तो इस तरह से सबका बटा हुआ था, काम बटा हुआ था। असल में आज की डेट का नहीं था कि जाति के आधार पर, जैसे ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही है, या फिर शूद्र का बेटा शूद्र ही है, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय है, तो ऐसे स्टार्टिंग में नहीं था वैदिक काल में। वो लोग कर्मों के आधार पे थे, कर्म का मतलब समझ लो, या भाषा के आधार पे, कि जो श्रेष्ठ होते थे, जो शिक्षा देते थे, वो लोग ब्राह्मण के कैटेगरी में चले जाते थे। जो रक्षा करने वाले लोग हुआ करते थे एक दूसरे की, वो तो वो क्षत्रिय में चले जाते थे। जो व्यापार से रिलेटेड हुआ करते थे वो वैश्य में चले जाते थे। अब ये कोई भी हो सकता था, इसमें कोई वो नहीं था कि जिसके घर में जन्म लिया वो, हो सकता है एक ही घर में चारों लोग मिलते हो, ठीक है। उस घर में हो सकता है कि कोई ऐसा हो जो विद्वान हो गया हो, सबने शास्त्र का अध्ययन किया हो, तो वो आपका ब्राह्मण में चला जाता था। हो सकता है उसी में कोई ऐसा व्यक्ति रहा हो जो एकदम बलशाली हो, उसने कहा नहीं मैं रक्षा करूंगा या ध्यान रखूंगा, तो क्षत्रिय है। तो ऐसा भी देखने को मिल सकता था स्टार्टिंग में, बिल्कुल जब पूर्व वैदिक काल था। सिंधु घाटी सभ्यता जब खत्म हो रही थी और जब वैदिक काल शुरू हो रहा था, तो उस समय की बात बता रहे हैं। उत्तर वैदिक काल में जब 1000 ईसा पूर्व के बाद की बात है ना, तब ये जाति व्यवस्था शुरू हो गई थी। उत्तर वैदिक काल में बहुत सारी मतलब कुरीतियां शुरू हो गई, मतलब उसमें बहुत सारी चीजों को ध्यान नहीं दिया गया। उससे पहले ऋग्वैदिक काल में काफी अच्छी चीजें चल रही थी, है ना। तो स्टार्टिंग में ये इस तरह का नहीं था, भाषा के आधार पे था या ज्ञान के आधार पे था सब, ठीक है ना। आगे डिस्क्रिप्शन देंगे आपको ये सब चीजों का। तो सबसे पहले हम लोग जो वो बात करते हैं, तो जो आर्यों की सभ्यता, एक आर्यों की सभ्यता बोली जाती है, या फिर ऐसे कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद कौन सा आपका सभ्यता जो विकसित हुआ। तो सिंधु घाटी सभ्यता का अगर डेट याद हो सभी को, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, ये जो कालखंड था ये आपका सिंधु घाटी सभ्यता का था। फिर जब ये 1750 से लगभग 200 या 250 वर्षों को हम लोग ज्यादातर बहुत किसी सभ्यता का उदय नहीं मानते हैं। एक संक्रमण काल कहते हैं कि एक सभ्यता खत्म हो रही थी और दूसरी उदय हो रही थी। तो वैदिक सभ्यता जो आई, वो आई आपकी 1500 ईसा पूर्व से, और कब तक मानी जाती है, ये 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व मानी जाती है, ठीक है। दूसरी बात कि जो वैदिक सभ्यता है ये आर्य सभ्यता थी असल में। तो आर्य सभ्यता को ही वैदिक सभ्यता कहा जाता है, मतलब कोई ऐसी सभ्यता जिसको आर्यों ने आगे बढ़ाया, ठीक है। तो आर्य लोग आए थे, मतलब सिंधु घाटी की सभ्यता के बाद जो लोग आए उनको आर्य कहा गया, ठीक है। आर्यों की सभ्यता या वैदिक सभ्यता। अब ये जो आर्यों की सभ्यता या वैदिक सभ्यता है, ये 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच का माना जाता है। अब इसको दो कालखंड में बांटा गया। असल में क्या किया गया कि एक कालखंड को बोला गया ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल, अब ऋग्वैदिक काल एक्चुअल में ऋग्वेद से रिलेटेड था, ठीक है ना। चार वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है। जो लोग थोड़ा सा जानते होंगे उनको पता होगा, जो नहीं जानते वो भी उसको पढ़ें, ठीक है। तो अब पढ़ना नहीं है कि ऋग्वेद उठा के पढ़ ले, वो पढ़ नहीं पाओगे, वो सब संस्कृत में लिखा हुआ है, ठीक है, सारे मंत्र संस्कृत में है। तो आप लोगों के लिए मूल प्रति आप पढ़ भी नहीं पाओगे कभी। मतलब अगर सोचो कि ऋग्वेद का मूल प्रति ले लें, तो वो चीज आप नहीं पढ़ पाओगे। जो सामान्य साधारण थे उनके लिए ब्राह्मण ग्रंथ बनाए गए थे, मतलब उसी की व्याख्या कर दी गई थी, ऋग्वेद के मूल ग्रंथ की व्याख्या की गई, उन मंत्रों की। तो उसको ब्राह्मण ग्रंथ बोला गया, जिसको सामान्य नागरिक पढ़ सकता था। मूल ग्रंथ कुछ ही लोग पढ़ते थे, मतलब जो मेन होते थे, पुरोहित हुआ करते थे, या जो उसके विशेषज्ञ होते थे, बस वही पढ़ा करते थे, ठीक है। तो जो पहले काल था वो ऋग्वैदिक काल बोला गया, ठीक है। 1500 से 1000 ईसा पूर्व का जो समय था वो आपका बोला गया ऋग्वैदिक काल। फिर उस ऋग्वैदिक काल के बाद 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का जो समय आता है, वो बोला जाता है उत्तर वैदिक काल। देखो उत्तर की बात हमने पहले भी की है आपसे, अगर याद हो, कि उत्तर का मतलब होता है जो बाद का आता है। जैसे पाषाण काल में बात किया था, नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल, वो बाद का था। तो आर्य सभ्यता या ऋग्वैदिक काल को हमने दो कालखंडों में बांटा।
ध्यान से सुनना, बड़े आराम से याद हो जाएगा, नोट्स तो खैर है ही उसमें। तो सबसे पहला तो उसमें सबसे पहला था आपका कालखंड कौन-सा? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, जिसको बोला गया ऋग्वैदिक काल। दूसरा कालखंड है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, जिसको बोला गया उत्तर वैदिक काल। याद हो गया सबको? क्या ये चीज़ें याद होंगी 2 कालखंड? सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जिस सभ्यता का उदय हुआ, उसको क्या बोला गया? सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जिस सभ्यता का उदय हुआ, उसको क्या बोला गया? वैदिक सभ्यता या फिर आर्य सभ्यता। कितने कालखंड में बाँटा गया है इसको? 2 कालखंड में बाँटा गया है। पहला पहला है इसमें कौन-सा? ऋग्वैदिक काल, और दूसरा इसमें क्या है आपका? उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का समय क्या माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल का क्या माना जाता है? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। वैदिक काल के कालखंड को ही, वैदिक सभ्यता को ही हम लोग आर्य सभ्यता के नाम से जानते हैं, ठीक है? अब आर्य की बात कर लेते हैं। एक्चुअल में देखो, आर्य की ही मेन बात होती है। उसी में सब चीज़ें होती हैं, उसी को वैदिक बोला गया है। ध्यान से सुनना, सब चीज़ें क्लियर हो जाएँगी, नहीं तो ये नोट से पढ़ने में टफ हो जाएगा। एक बार सुनोगे तो नोट्स बड़े आसानी से समझ में आएँगे, ठीक है? क्योंकि ये चीज़ें आप ज़्यादातर पढ़े नहीं हो, बहुत सारे लोग नहीं पढ़े होंगे, है ना? तो आर्य लोग जो थे, इनको मेन इसका वो माना जाता है कि जो रचनाकार हैं, वो लोग मतलब जिस समय में ये वेद आया, वेदों की जो रचना हुई, वो असल में आर्यों के समय में हुई, है ना? तो वेदों की रचना जो हुई, वो आर्यों के समय में हुई, इसीलिए आर्य सभ्यता को ही वैदिक सभ्यता कहा जाता है। वैदिक सभ्यता वेद शब्द से बना है। तो वैदिक में वेद आता है, एक शब्द वेद। तो क्योंकि वेदों की रचना इस कालखंड में हुई, इसीलिए इसको वैदिक सभ्यता या फिर आर्य सभ्यता के नाम से जाना जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि वेद असल में जो स्टार्टिंग में जो मूल प्रति वेदों की आती है, वो किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं लिखा गया है। मतलब ये उस समय का जो मिलता है साक्ष्य, उसमें ये बताया गया कि वेदों की रचना किसी पुरुष ने नहीं की है। वेदों की रचना असल में ये मतलब देवताओं के द्वारा की गई है, ईश्वरों के द्वारा की गई है। ये साक्ष्यों के आधार पर बता रहे हैं, जो हमें साहित्य मिले हैं। तो इसमें क्या हुआ कि ये ईश्वर के द्वारा किया गया है। तो ईश्वर ने मतलब बोला इसको, जैसे सीरियल वगैरह में देखो आकाशवाणी हुआ करती थी, है ना? देखते होंगे कंस के समय जब श्री कृष्ण थे, तो वो वसुदेव देव की जब जा रहे थे, तो ध्यान दिए होंगे, या आकाशवाणी हुई थी कि कंस तुम्हारा अंत इनके पुत्र से ही होगा, जो 8वाँ होगा। ऐसा कुछ हुआ था, तो ऐसा हुआ करता था उस समय, मतलब इस तरह से माना जाता है कि देवताओं के द्वारा ये बोला गया, फिर उसको ऋषियों ने सुना, जो बड़े-बड़े ऋषि थे, उन्होंने उसको सुना और फिर उसको संकलित किया, उसको मतलब बनाया। तो इसलिए वेदों को किसी पुरुष के द्वारा नहीं माना जाता, ठीक है? फिर उसके बाद अगर ये पुरुष के द्वारा नहीं माना जाता, तो इसको अपौरुषेय कहा जाता है। वेदों को अपौरुषेय, अपौरुषेय का मतलब होता है जो वेदों मतलब जो पुरुषों के द्वारा न बनाया गया हो। अच्छा, इसमें सबसे मेन ऋषि का नाम किसका आता है जो संकलनकर्ता कहे गए हैं? तो ये कृष्ण द्वैपायन, नोट्स में है, पहले ही पेज में होगा। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, ऋषि का नाम याद कर लीजिएगा। जो मेन ऋषि जिनका नाम आता है कि जो वेदों के संकलन करता है, वो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी हैं, ठीक है? तो इनको माना जाता है कि इन्होंने संकलन किया था इसका। तो सबसे बड़ी बात, पहला चीज़ कि वेदों का जो समय काल है वो कौन-सा माना जाता है, तो वेदों का समय आर्यों के समय का माना जाता है कि आर्य ही इसके मतलब मेन थे, इस समय ही इसका डेवलपमेंट हुआ, ठीक है? तो आर्यों को ही इसलिए वैदिक सभ्यता बोला गया। दूसरा, ये किस तरह के ग्रंथ थे? तो ये श्रुति ग्रंथ थे। श्रुति का मतलब होता है सुने हुए ग्रंथ, श्रुति मतलब होता है सुने हुए ग्रंथ। ठीक है, तो ये वेद जो हैं वो श्रुति थे, मतलब श्रवण परंपरा से आगे बढ़े, मतलब कुछ पढ़ना-वढ़ना नहीं, ऋषि थे, सुना उन्होंने, उन्होंने आगे बढ़ाया, उसके शिष्यों ने सुना, फिर उन शिष्यों ने आगे बढ़ाया, तो इस तरह से सुन-सुन के आगे बढ़ाया गया था इसको, तो श्रुति ग्रंथ कहा जाता है। किसके द्वारा बोला गया? तो ये देवताओं के द्वारा बोला गया, डायरेक्ट, ठीक है। किसने इसको संकलित किया? तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने इसको संकलित किया। तो ये एक मेन पॉइंट था, सब चीज़ें जानने का, ठीक है। ये एक बेसिक चीज़ जो हम बता रहे हैं आपको। अब आते हैं हम लोग वेद पर। तो आर्यों के समय में बोला जाता है, तो एक सबसे एक मेन पॉइंट होता है कि आर्य कौन से लोग थे? मतलब ये जो वेदों के लोग बोले जाते हैं और आर्यों की जो सभ्यता थी, तो आर्य थे कौन से लोग? तो इसमें विद्वानों का बहुत सारा मतभेद है, ठीक है? अलग-अलग विद्वान अलग-अलग मानते हैं कि आर्य कौन से लोग थे। आज तक कोई मतलब बहुत वो नहीं है कि कोई एक मत हो, लेकिन सबसे ज़्यादा जो माना जाता है इतिहास के उसमें, वो मैक्स मूलर हैं। एक हैं हमारे, जो मैक्स मूलर हैं, ध्यान रखिएगा,
इनका सबसे ज़्यादा जो मत है वो प्रचलित है और इनको माना जाता है, इनको ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, मैक्स मुलर को कि आर्य कौन से लोग थे। आर्य असल में जो मैक्स मुलर हैं, मैक्स मुलर कहते हैं कि आर्य जो है वो मध्य एशिया से आए थे। अकॉर्डिंग टू मैक्स मुलर, जर्मनी के विद्वान थे। तो मैक्स मुलर कहते हैं कि आर्य एक्चुअल में भारत के नहीं थे, ये आपके मध्य एशिया से आए थे। मध्य एशिया का मैप हम भी आपको दिखा देंगे, मध्य एशिया कौन-सा पड़ता है, एक्चुअल में ये इधर वाला एरिया पड़ता है, जब आप अफ़गानिस्तान से ऊपर आप जाओगे ना, इधर ईरान, टर्की, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, इधर वाले जो एरिया पड़ते हैं, ठीक है, मंगोलिया और ये साइड के जो एरिया पड़ते हैं, ये लोग मध्य एशिया में आया करते थे। मतलब ऐसे समझ लो, एशिया और यूरोप के बीच की जो जगह होती है, यूरोप और एशिया के बीच की जो जगह है, वो आपकी होती है यूरेशिया, और वही आपकी मध्य एशिया के नाम से जानी जाती है। तो मतलब ऐसा समझ लो, अफ़गानिस्तान के ऊपर का क्षेत्र है ये, जो आपका मध्य एशिया है। तो टर्की, ईरान वाला क्षेत्र ये पड़ता है। तो मैक्स मूलर जो जर्मनी के विद्वान हैं, वो उनका मत है कि जो आर्य हैं, वो एक्चुअल में मध्य एशिया से आए हैं, मतलब वो बाहर से आए हैं, वो यहाँ के लोग नहीं। ये मैक्स मूलर कहते हैं और इनका मत सबसे ज़्यादा प्रचलित है। एक दूसरे विद्वान हैं, 2-3 विद्वान का नाम बताएँगे, वो याद कर लेना, बहुत सारे लोग हैं, सबको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? एक मैक्स मूलर याद कर लेना, मध्य एशिया वाला। दूसरा जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है, वो बाल गंगाधर तिलक का है, ठीक है? बाल गंगाधर तिलक। तो क्योंकि ये आपके भारत के हैं, तो इनका भी मत काफ़ी मतलब जाना जाता है, इसको याद रखिएगा। बाल गंगाधर तिलक का मत क्या है कि ये मानते हैं कि जो आर्य हैं, वो आर्कटिक प्रदेश से आए हैं। आर्कटिक प्रदेश पड़ता है ये आपका ये जो उत्तरी ध्रुव है। 2 ध्रुव है ना, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव। तो इसमें जो उत्तरी ध्रुव का क्षेत्र है, वो पड़ता है आपका आर्कटिक क्षेत्र। तो जो बाल गंगाधर तिलक हैं, वो कहते हैं कि आर्य एक्चुअल में उत्तरी ध्रुव से आए लोग हैं, ठीक है? तो ये कहते हैं कि उत्तरी ध्रुव से आए हुए हैं। मैक्स मुलर क्या बोलते हैं? मध्य एशिया से आए हैं। ये 2 लोगों का मत है। एक तीसरे हैं, उनका एक विद्वान का नाम याद रखना, दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती कहते हैं कि जो आर्य हैं, वो मूलतः तिब्बत से आए हैं। मतलब ये मानते हैं कि तिब्बत से आए हैं, ठीक है? अब इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं, गंगाधर राव राव हैं और पंडित गंगाधर, मतलब ये हैं गंगाधर झा करके हैं, ये लोग भारत को ही मानते हैं। तो कई लोग भारत को मानते हैं, उसमें से जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है वो आपका बाहर वाला है, जिसमें से एक मैक्स मूलर हैं, वो कहते हैं कि आर्य एक्चुअल में मध्य एशिया से आए थे। जो दूसरे हैं हमारे बाल गंगाधर तिलक, ये कहते हैं कि आर्य जो हैं वो आर्कटिक प्रदेश से आए थे या उत्तरी ध्रुव से आए थे। तीसरे जो हमारे दयानंद सरस्वती हैं, वो कहते हैं कि तिब्बत से आए थे। तो अलग-अलग लोगों का अलग-अलग मत है, कोई फिक्स नहीं है। जो सबसे ज़्यादा माना जाता है वो मैक्स मूलर का माना जाता है। बस इतना सा ध्यान रखना है, 3 नाम याद रखने हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 3 लोगों का नाम याद रखना कि आर्य लोग कहाँ से आए। बात क्लियर हुई सभी को? इसमें कोई दिक्कत? क्या अभी तक कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, अभी अंदर का कोई डिस्क्रिप्शन नहीं किया हमने, हमने केवल एक बेसिक चीज़ आपको बताई, ठीक है? तो अरे भैया, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ? कई सारे रीज़न बताए तो थे, अलग-अलग लोग अलग-अलग मानते हैं। बाढ़ के आने की वजह से मानते हैं, भूकंप आने की वजह से मानते हैं, कई सारे अलग-अलग रीज़न थे। बहुत तेज़ वर्षा हुई, उसकी वजह से हुआ, अकाल पड़ गया, इस वजह से हुआ। तो कई सारे रीज़न है, कोई एक रीज़न कोई दे ही नहीं सकता उसका, ठीक है ना? भाई क्यों नहीं दे सकता? जानते हो वो क्यों नहीं दे सकता? जो हड़प्पा वाले पूछे, तुम लोग अभी हड़प्पा का पूछे, पिछली क्लास में बोला था कि अगर कोई डाउट है तो पिछले में पूछ लेते हैं। इतना बड़ा क्षेत्र था सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र, अब सिंधु पाकिस्तान में क्षेत्र पड़ रहा है, भारत में क्षेत्र पड़ रहा है, तो ज़रूरी थोड़ी हो कि पाकिस्तान में बाढ़ आई होगी तो यहाँ मतलब तुम्हारे राखीगढ़ी में भी बाढ़ आ गई होगी। हाँ? अरे हड़प्पा में अगर तुम्हारा भूकंप आया होगा तो ज़रूरी थोड़ी होगा कि तुम्हारे लोथल में भी भूकंप आ गया होगा। भाई अलग-अलग भौगोलिक स्थिति थी सबकी, क्षेत्र अलग-अलग थे। कोई रेगिस्तान वाला एरिया था, कोई नदी के ही किनारे था, तो कहीं बाढ़ आ गई होगी हो सकता है। अब कहीं पे सूखा पड़ गया होगा जो रेगिस्तान वाले एरिया रहे होंगे, कहीं भूकंप आ गया होगा, अब जैसे कालीबंगा है वहाँ भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, तो ज़रूरी थोड़ी कि हर जगह भूकंप आया होगा। तो कोई फिक्स पॉइंट था ही नहीं इसका। अलग-अलग लोगों ने अलग-अलग चीज़ें दी कि भई बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पर। ज़्यादातर बाढ़ को माना जाता है क्योंकि नदियों के किनारे थे। इन लोगों ने माना कि हो सकता है बाढ़ आई होगी, नदी के किनारे थे जिससे डूब गए होंगे, जलमग्न हो गए होंगे। तो ऐसी चीज़ें हैं, तो कोई फिक्स पॉइंट नहीं था उसका, ठीक है? तो ये चीज़ है आपके पीछे का। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। इसने पूछा आकांक्षा ने, अब ठीक है? तुम 3 दिन से यही पूछो क्या सर आपने नहीं बताया सिंधु घाटी। अब क्लियर है सिंधु घाटी? अब तो कोई डाउट नहीं है? ओके। और आर्य लोग जिन्होंने पूछा है सावित्री, तो आर्य लोग कौन से थे, कहाँ से आए थे? हमने आपको बोला था जब हम बता देंगे तो डाउट खत्म ही हो जाएगा, ठीक है?
अब क्लियर हो गया होगा कि आर्य लोग कौन थे और कभी वॉइस नहीं आ रहा है। तो आर्य लोग कहाँ से आए थे आपको बता दिया हमने, 3 जगहों के नाम बता दिए। पहला कौन-सा जगह है? एक माना जाता है मध्य एशिया, दूसरा कौन-सा माना जाता है? आर्कटिक प्रदेश माना जाता है, तीसरा कौन-सा है? तिब्बत है। इसके अलावा भी है, ठीक है? बहुत सारा मत पढ़ना, पहले भी बता रहे हैं, पढ़ना है, नॉलेज लेना है तो पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एग्ज़ाम के हिसाब से पढ़ना है तो ये 3 इम्पोर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है? जो आर्कटिक प्रदेश है वो बाल गंगाधर तिलक का माना जाता है, जो तिब्बत है वो आपका दयानंद सरस्वती का माना जाता है और जो मध्य एशिया है वो आपका माना जाता है किसका? मैक्स मुलर का। सबसे ज़्यादा प्रचलित कौन-सा है? मैक्स मुलर का है, ये ध्यान रखना है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। मैं मैप दिखा रहा हूँ आपको मध्य एशिया का, ज़रा देखना, ठीक है? मध्य एशिया का आप लोग ज़रा मैप देखिएगा। मध्य एशिया का मैप देखिए ज़रा इसमें, ठीक है? मैप क्लियर है सबको? मैप दिख रहा है? देखो ये वाला जो क्षेत्र है अ, इधर वाला जो क्षेत्र है देखना, ये इंडिया है अपना, ठीक है? ये पाकिस्तान वाला क्षेत्र है, ये जो अफ़गानिस्तान के ऊपर के क्षेत्र हैं, ये वाले जो क्षेत्र हैं इधर वाले, ये वाले जो क्षेत्र स्टूडेंट कोई अपना दिमाग ना लगाओ, ठीक है? तो ये वाले जो क्षेत्र हैं, इधर वाले जो क्षेत्र हैं, ये इंडिया के ऊपर वाले जो क्षेत्र हैं, इस साइड वाले, ये आपके मध्य एशिया में आते हैं। ये सब पूरे आते हैं मध्य एशिया में। इधर से पूरा ये क्षेत्र लेकर के सब मध्य एशिया में आता है, इधर तक जाता है ये, मंगोलिया तक जाता था मध्य एशिया, ठीक है? तो ये सब आपका मध्य एशिया में आता था। किर्गिस्तान से लेके कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और इधर का जब देखोगे ना ये पूरा सब, आर्मेनिया, टर्की ये सब, ये पूरा मध्य एशिया का। तो अब देखो आक्रमण यहीं से हो सकता था, भाई बाकी हर तरफ समुद्री रेखाएँ थी या समुद्री क्षेत्र थे, यही वाला मेन था जहाँ से आक्रमण हुआ करता था एक्चुअल में। अगर आप ध्यान दोगे ना, तो ये स्थल वाले क्षेत्र थे, तो आक्रमण इन्हीं तरफ से इन्हीं क्षेत्रों से ही हुआ करता था। यही वो एरिया हुआ करते थे जहाँ से भारत पे आक्रमण हुआ करता था। आप देखिएगा सबसे पहले ये, ठीक है ना? तो इन्हीं क्षेत्रों से ही ज़्यादातर आक्रमण हो देखने को मिलता था आपका। तो ये मध्य एशिया का क्षेत्र माना जाता है, ठीक है? तो क्लियर हो गया मध्य एशिया का क्षेत्र, जो इधर का आपका पड़ता है पश्चिमी क्षेत्र, जो अफ़गानिस्तान के ऊपर के क्षेत्र पड़ते थे ये। अब यहाँ पे क्योंकि स्थल क्षेत्र था, तो यहाँ से आक्रमण करना बहुत आसान हुआ करता था, है ना? तो कोई भी भारत पे जब आक्रमण करता था या आता था, तो इन्हीं क्षेत्रों से आ जाया करता था। तो बाहरी आक्रमणों का सबसे ज़्यादा प्रभाव इन्हीं क्षेत्रों में देखने को मिला है, पश्चिमी क्षेत्रों में। दक्षिणी से क्षेत्र बहुत कम प्रभावित हुए हैं, ये जो तमिलनाडु का क्षेत्र है नीचे, केरल, तमिलनाडु और ये सब, ये बाहरी आक्रांताओं से बहुत कम प्रभावित हुआ है, ठीक है ना? क्योंकि ये इधर ही आक्रमण कर देते थे डायरेक्ट। इसीलिए देखोगे कि जो मेन संस्कृति देखने को मिलेगी आज की डेट में भी, आज के समय में भी जो मंदिर वगैरह हैं या प्राचीन जो चीज़ें हैं, वो आपको साउथ में देखने को मिलेंगे। एक से एक मंदिर बने होंगे, प्राचीन समय समय की द्रविड़ शैली के और सब कुछ। क्योंकि उस समय बाहर के जो लोग आए तो उनका आक्रमण उस तरफ हुआ नहीं, तो वो तहस नहस नहीं हो पाया। लेकिन जब इधर से जो लोग आते थे अफ़गानिस्तान या पाकिस्तान वाले क्षेत्र से आते थे, तो ये जितने भी आक्रमणकारी थे सब आते थे, इन्होंने पूरा तहस-नहस कर दिया था इस पूरे क्षेत्र को ही, है ना? तो ज़्यादातर विनाश इसी तरफ हुआ था। तो ये मध्य एशिया का क्षेत्र जो माना जाता है, इसको ध्यान रखना है आप लोगों को। आगे चल के बात करेंगे हम उसकी। अभी जितना ज़रूरी है वो क्लियर है। तो सबसे पहले हमने बात की स्टूडेंट, आर्य लोग कौन थे? कहाँ से आए? और आर्यों की सभ्यता जो विकसित हुई वो कब से कब तक हुई? इनकी सभ्यता को हम वैदिक सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? वैदिक सभ्यता कितने कालखंड में बाँटी गई है? 2 कालखंड में बाँटा गया है, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक, ठीक है? दूसरी बात वेदों की रचना किसमें हुई? तो वेदों की रचना वैदिक काल में ही हुई। वेदों की रचना मतलब या संकलनकर्ता कौन कहे जाते हैं? तो वेदों के जो संकलनकर्ता हैं या जिन्होंने इकट्ठा किया इसको पूरा बनाया, वो आपके महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास जी बोले जाते हैं। कैसे ग्रंथ हैं ये? स्तुति ग्रंथ है यानी सुन के लिखे गए हैं, ठीक है? और पौरुषेय हैं मतलब ये व्यक्तियों के द्वारा पुरुषों के द्वारा नहीं लिखे गए हैं, भगवान के द्वारा लिखे गए हैं या ईश्वर के द्वारा लिखे गए हैं, ठीक है? अच्छा अब सबसे बड़ी बात कि ये सब चीज़ें पता कैसे चली? मतलब अब हम लोग तो हैं नहीं, लेकिन क्या ऐसा था जिससे इन लोग को ये पता चला कि ये चीज़ें ऐसी रही होंगी? तो देखो कोई भी पुराना इतिहास अगर आपको पता करना है तो 2 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। एक पहला पुरातात्विक अवशेष, ठीक है? पुरातात्विक अवशेष जो मिलते हैं वो एक आधार बनता है उसका और एक दूसरा होता है साहित्य जो ग्रंथ लिखे जाते हैं। 2 सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं जो इतिहास को जानने के होते हैं।
या तो उस कालखंड में ग्रंथ लिखे गए हों, जिसको हम लोग पढ़ सकते हों, या तो हमें अवशेष मिले हों, ठीक है? इससे पहले अगर देखोगे ना सिंधु घाटी सभ्यता में तो आपके लिपि वगैरह लिखी गई लेकिन आप पढ़ नहीं पाए। तो उस समय केवल हम लोग के पास पुरातात्विक अवशेष ही था, बर्तन वगैरह और मुहर वगैरह जिससे हम लोग पढ़ पा रहे थे, समझ पा रहे थे, ठीक है? पाषाण काल में जाओगे तो कुछ मिलता ही नहीं है, केवल बस वो पुरातात्विक ही मिल पाता है, जो भी जानवर-वानवर ये सब जो अवशेष थे। वैदिक काल में हमें दोनों देखने को मिला है। हमको यहाँ पे पुरातात्विक अवशेष भी मिले हैं और हमको ग्रंथ देखने को मिले, जिससे पूरी जानकारी मिलती है, एक-एक चीज़ मिलता है कि एक्चुअल में इस समय क्या हुआ था। तो 2 मेन चीज़ें अगर कोई पूछे कि कैसे हमें पता चला कि ये चीज़ें थी उस समय, तो 2 चीज़ों से पता चलता है। एक पुरातात्विक अवशेष मिला था हमें उस कालखंड का और उसी कालखंड के हमें ग्रंथ देखने को मिले। आगे चल के हम ग्रंथों की बात करेंगे जो-जो उसमें प्राप्त हुए। पुरातात्विक अवशेष में सबसे इम्पोर्टेंट है आपका 1400 ईस्वी का एक शिलालेख मिला है, ठीक है? देखो शिलालेख क्या हुआ करता था, ये लोग पत्थरों पर लिख दिया करते थे। मतलब उस समय बहुत ज़्यादा ये सब पेन-वेन नहीं चलता था ना स्टूडेंट, तो वो लोग पत्थरों पे लिख दिया करते थे, शिलालेख बोलते थे, शिला मतलब पत्थर। तो एक उकेरा जाता था उसपे, तो शिला क्या होता था जब तक वो पत्थर रहेगा तब तक वो चीज़ रहेगी। तो लॉन्ग टाइम तक वो चीज़ बनी रहती थी, ठीक है? तो शिलालेख बोला करते थे उसे। ऐसा ही एक होता था स्तंभ लेख, है ना? शिलालेख होता था, स्तंभ लेख होता था, ऐसे कई सारे होते थे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो उस समय का मिला वो शिलालेख मिला है। और क्वेश्चन जो पूछा गया है वो हम नाम बता दे रहे हैं, नोट्स में लिखा होगा, हो सकेगा तो हम उसको डिस्क्राइब भी कर देंगे नोट्स दिखाकर। जो याद रखना है पॉइंट ऑफ व्यू से, सबसे इम्पोर्टेंट वही है ही, उसको याद कर लेना। 1400 ईस्वी में 1400 ईसा पूर्व में, देखो ईसा पूर्व की बात होगी, अगर ईस्वी निकल जाए ना तो ध्यान रखना अभी हम ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं, ठीक है? ईसा मसीह से पहले की। तो 1400 ईसा पूर्व से पूर्व में मध्य एशिया जो हमने स्थान दिखाया है आपको, मध्य एशिया, वहाँ पर एक जगह का नाम था बोगज कोई। बोगज कोई, हो सकता है हम बोल रहे हो तो ध्यान समझ में ना आए, नोट्स में वो नाम है, ठीक है? बोगज कोई बोलते थे, ये मध्य एशिया का क्षेत्र पड़ता था, एशिया माइनर ये टर्की जो पड़ता है, तुर्की वाला क्षेत्र, ये वहाँ का एक क्षेत्र था, एशिया माइनर या बोगज कोई, इसको याद कर लो। तो बोगज कोई एक प्लेस था जहाँ पर एक शिलालेख मिला है, शिलालेख, पत्थर पर लिखी गई थी, 1400 ईसा पूर्व का समझ लो और 1400 ईसा पूर्व है मतलब वैदिक काल आपका 1500 ईसा पूर्व में शुरू हो गया था, मतलब ये वैदिक काल का रहा होगा। तो 1400 ईसा पूर्व में एक शिलालेख मिला है कहाँ पर? बोगज कोई स्थान पर। ये कहाँ पड़ता है आपका? मध्य एशिया में जो तुर्की का क्षेत्र पड़ता है, एशिया माइनर के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे मिला है। तो इस पे इन लोगों ने देखा तो बहुत सारी चीज़ें लिख देखने को मिली लिखी हुई और इसमें देवताओं के नाम इनको देखने को मिले। तो इसमें कुछ देवता थे जो बहुत प्रमुख थे जिनके नाम इनको उसपे लिखे हुए मिले। इंद्र का, वरुण का, मित्र देवता और नासत्य देवता। ये इम्पोर्टेंट है कि ये हो सकता है कि पूछ लिया जाए कि जो बोगज कोई स्थान है, बोगज कोई में जो शिलालेख मिला है उसमें किन देवताओं का नाम देखने को मिलता है? तो उनमें 4 देवता मेन थे जिनका नाम देखने को मिलता है। एक इंद्र देवता का नाम, वरुण देवता का नाम, मित्र का और नासत्य, ये 4 देवताओं के नाम बोगज कोई पे देखने को मिलते हैं 1400 ईसा पूर्व। मतलब इस समय इन देवताओं की पूजा होती रही होगी। ऐसा कुछ अंदाज़ा लगाया कि इन देवता का आपका रहा होगा। तो पहला था ये शिलालेख, ये सबसे इम्पोर्टेंट है याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है बहुत सारे एग्ज़ामों में, क्योंकि एक ही मेन था जो पुरातात्विक में आता है। बोगज कोई शिलालेख एशिया मध्य एशिया का क्षेत्र पड़ता है, एशिया माइनर भी बोलते हैं। इस शिलालेख में किन देवताओं के नाम देखने को मिलते हैं? 4 देवताओं के नाम मिलते हैं। पहला नाम इंद्र का, दूसरा नाम वरुण का, तीसरा नाम मित्र का और चौथा नाम नासत्य का। 4 देवताओं के नाम देखने को मिलते हैं। जो साहित्य है, ये तो पुरातात्विक अवशेष हुआ। जो साहित्यिक स्रोत हैं, वो ग्रंथ हैं। वही हम लोग पढ़ेंगे जो साहित्यिक स्रोत हैं, वेद वगैरह जो हैं। ये साहित्यिक स्रोत बोले जाते हैं, वेद। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, तो ये लोग साहित्यिक स्रोत बोले जाते हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे चीज़ें, ठीक है? तो इसकी भी बात हम लोग करेंगे आगे। तो इतनी चीज़ें क्लियर होगी कि एक्चुअल में सर हमें पता कैसे चला इन चीज़ों से? तो 2 चीज़ों से हमें पता चला कि एक्चुअल में उस समय क्या हुआ होगा। हमें ग्रंथों से पता चला और दूसरा हमें एक शिलालेख मिला था जिसको बोगज कोई का शिलालेख बोलते हैं, उससे हमें पता चला। आई होप कि इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, बेसिक जानकारी। बेसिक जानकारी क्लियर हो गई सबको? कोई डाउट तो नहीं इसमें? ठीक है? जल्दी से हम रिवाइज़ कर देते हैं आपको, ध्यान से सुनना और सुनते-सुनते याद हो जाएगा। अरे जब सुन कर के वेद लिख दिए गए, सोचो, जिसको हम लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, उन लोगों ने सुन के लिख दिया। मतलब बोलते गए लोग और वो सुन के लिखते चले गए। अब हम लोग सुनेंगे तो जल्दी याद हो जाएँगी चीज़ें। तो अब एक प्रकार से अगर हम कहें तो जो वैदिक
काल है आपका, ये आर्यों का काल बोला जाता है, आर्य सभ्यता बोली जाती है। कब से शुरू है? 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व है। कितने भागों में है? 2 भागों में है। ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल, दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल जो है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व है और जो आपका उत्तर वैदिक काल है वो 1000 से 600 ईसा पूर्व है, ठीक है? वैदिक जो बना है, वैदिक वो वेद शब्द से बना है। किससे बना है? वो वेद शब्द से बना है, ठीक है? तो वो वेद शब्द से बना है, ठीक है? वेद का मतलब होता है ज्ञान या जानना। तो मतलब वेद का मतलब ही ज्ञान होता है, समझिएगा। वेद शब्द एक वैदिक का जो मतलब है उसका मतलब होता है वो वेद शब्द से बना है, ठीक है? और वेद का मतलब होता है ज्ञान या जानने वाला। तो ये सब चीजें मतलब आपको ध्यान रखनी है वेद के लिए। अच्छा, दूसरी चीज, किनके समय में ये बना? तो ये बना आर्यों के समय में, ठीक है? आर्य कहाँ से आए? तो ये मध्य एशिया से माने जाते हैं अकॉर्डिंग टू मैक्स मूलर। आर्कटिक प्रदेश से आए अकॉर्डिंग टू आर्य प्रदेश, आर्य आर्कटिक प्रदेश से आए अकॉर्डिंग टू, जल्दी नाम बताइए। किन्होंने बताया कि ये लोग उत्तरी ध्रुव या आर्कटिक प्रदेश से आए? बाल गंगाधर तिलक, वेरी गुड। तिब्बत से आए, ये कौन बताया? तिब्बत से आए, ये कौन बताया? तिब्बत से आए, ये कौन बताया? दयानंद सरस्वती। सबसे ज्यादा किसका मत माना जाता है? सबसे ज्यादा किसका मत माना जाता है? मैक्स मूलर का, ठीक है? तो इतनी चीजें क्लियर हो गई। अच्छा, ये कैसे ग्रंथ हैं? ये श्रुति ग्रंथ है। श्रुति ग्रंथ का मतलब क्या होता है? सुन के लिखे गए हैं। कौन इसके संकलनकर्ता माने जाते हैं? तो इसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी माने जाते हैं, ठीक है? अच्छा, अब आर्य का मतलब समझ लो। जैसे वेद का शाब्दिक अर्थ या वेद का मतलब था ज्ञान या जानना, वैसे ही आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। सुनिएगा ध्यान से, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, ठीक है? या एक उत्तम व्यक्ति या कुलीन या उच्च व्यक्ति, मतलब ऐसे समझ सकते हो। जो बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति था उसको आर्य कहा जाता था उस समय। तो आर्यों का मतलब होता है एक श्रेष्ठ व्यक्ति, उत्तम व्यक्ति, ठीक है? या कुलीन व्यक्ति, ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक और बात बता दें जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। एक्चुअल में जो वेद है और ये जो आर्य है, आर्य शब्द है, तो जब इसमें हम लोग कहते हैं श्रेष्ठ व्यक्ति, तो कई लोग इसको क्या समझते हैं? ये लोग जाति के आधार पर समझ जाते हैं। आपको हम पहले भी बता चुके हैं और अभी भी बता चुके हैं। उस समय जब आर्यों का मतलब था तो ये जाति के आधार पर नहीं था, ये भाषा के आधार पे था। मतलब आर्य जो शब्द माने कहते हैं हम लोग, वो भाषा के आधार पे बोलते हैं। तो भाषा के आधार पे मतलब क्या? जो लोग श्रेष्ठ थे, मतलब जो भाषा, मतलब संस्कृत भाषा उस समय की सबसे श्रेष्ठ भाषा मानी जाती थी। तो आर्य एक्चुअली में माने जाते हैं कि ये लोग संस्कृत बोलते थे, तो संस्कृत को बहुत उच्च स्थान मिलता था उस समय। तो ये भाषा के आधार पे लोग थे कि जो भी ऐसे व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो सकता था वो, उस समय कोई भी व्यक्ति हो सकता था। ये बाद के, जब देखो एक्चुअल ग्रंथों में चीजें नहीं मिलती, जब इसके अनुवाद किए गए हैं ना, इन मूल ग्रंथों के जब अनुवाद किया है लोगों ने उत्तर वैदिक काल के बाद, उन्होंने चीजों को तोड़ मरोड़ के पेश कर दिया है। उन लोगों ने आगे चल के जब उत्तर वैदिक काल में पढ़ोगे ना, तो इन लोगों ने चीजों को बदल दिया है, मतलब चीजों को मॉडिफाई कर दिया है। एक्चुअल जब मूल ग्रंथ देखे गए हैं जो संस्कृत में लिखे गए थे, तो उसमें ये सब जाति के आधार पे नहीं थी चीजें। ये एक भाषा के आधार पे हुआ करती थी। मतलब जो श्रेष्ठ भाषा बोलता था, जो संस्कृत बोलता था, वो आर्य कहा जाता था। तो वो कोई भी हो सकता था, कोई भी व्यक्ति जो भी बोलता था वो सब कोई आर्य हो सकते थे, ठीक है? लेकिन आगे चल कर के इन लोगों ने बिल्कुल मतलब उसको डिवाइड कर दिया पूरा, कि इनको हम ब्राह्मण ही कहेंगे, इनको हम क्षत्रिय ही कहेंगे, इनको हम ये कहेंगे। ऐसा कुछ कर दिया गया उत्तर वैदिक काल, जब ये 600 ईसा पूर्व का समय चलता है, तब चीजें बदल दी गई। तो उस समय ये चीजें देखने को मिलती है, क्योंकि अब संस्कृत वाला हर कोई पढ़ नहीं सकता था। भगवान के द्वारा या उनके द्वारा बोला गया, जो ऋषि के द्वारा लिखा गया, तो जब उनके अनुवाद हुए हैं सामान्य लोगों के लिए, तो उसमें कुछ चीजें मॉडिफाई देखने को मिली, ठीक है? तो ये चीज़ें आपको समझना है। तो आर्य का एक शाब्दिक अर्थ था श्रेष्ठ या कुलीन, लेकिन ध्यान रखिएगा जाति के आधार पे नहीं था, भाषा के आधार पे था। संस्कृत उस समय की बहुत मेन भाषा मानी जाती थी, तो जो जनरली संस्कृत भाषा बोलते थे, ये लोग आर्य लोग हुआ करते थे। क्लियर हो गया सबको? तो जो 2 ही तरह के लोग उस समय बोले जाते थे, एक आर्य बोले जाते थे, एक गैर आर्य बोले जाते थे। गैर आर्य उनको कहा जाता था जो जनरली संस्कृत वगैरह नहीं बोलते थे।
तो उनको निम्न माना जाता था, बस इतना सा जाना जाता था वहाँ पे। आर्य श्रेष्ठ इसलिए माने जाते थे क्योंकि वो संस्कृत भाषा या उच्च भाषा बोलते थे और दूसरे वो लोग थे जो गैर आर्य बोले जाते थे, जो उस तरह की भाषा यूज़ नहीं करते थे। तो ऐसा ये आर्य का मतलब है, तो दोनों शब्द के अर्थ समझ लीजिएगा। आर्य का मतलब था श्रेष्ठ, कुलीन या उत्तम व्यक्ति, जबकि वेद का मतलब होता है आपका ज्ञान या उसको जानने वाला। इस तरह का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ तक आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है? अब कोई दिक्कत नहीं, बेसिक चीज़ क्लियर हो गई कि असल में वेद क्या है, आर्य कौन थे और जो वैदिक काल या सभ्यता है वो कितने भाग में बाँटा गया, ये चीज़। ठीक है? ऋग्वैदिक काल जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व का है, ये बहुत अच्छा काल है असल में। ऋग्वेद का जो समय चल रहा है, जो ऋग्वेद वाला है। धीरे-धीरे चीज़ें गड़बड़ होंगी जब उत्तर वैदिक काल शुरू होगा, जब 1000 से 600 ईसा पूर्व का समय होगा। ऋग्वैदिक काल जब चल रहा है, जब ऋग्वेद का समय माना जाता है, तो उस समय महिलाओं को बहुत सम्मान प्राप्त था। महिलाओं को बहुत सारे अधिकार प्राप्त थे। वो पुरुषों के समान समझ लो कि अधिकार उनको प्राप्त थे। सभाओं में बैठ सकती थी वो, अपने विचार रख सकती थी। मतलब पुरुषों के साथ वो भी सभा में सम्मिलित होती थी। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आया है 1000 से 600 ईसा पूर्व का समय, तो महिलाओं की भागीदारी बंद कर दी गई। मतलब कुछ ऐसी सभाएँ थी जो उच्च सभाएँ हुआ करती थी, सभा वगैरह, तो उसमें महिलाओं की भागीदारी बंद कर दी गई। धीरे-धीरे महिलाओं की स्थिति गड़बड़ होती चली जाएगी इसके बाद। 600 ईस्वी तक तो तब भी सही था, ईस्वी पूर्व तक। 600 के बाद जब समय आएगा, तो और स्थिति गड़बड़ होने लगेगी महिलाओं की। तो उसके बाद के समय में थोड़ा-सा गड़बड़ होने लगता है। अब क्यों हुआ? अब ये जो भी है लोग अपने को उच्च मानने लगे थे या पुरुष प्रधान मानने लगे थे, इस वजह से उनकी जो स्थिति थी गड़बड़ होती चली गई। लेकिन पहले जो समय था उसमें बहुत ज़्यादा उनको स्थान था। आप सोचो सिंधु घाटी सभ्यता में मातृशक्ति यानी कि माता लोग का स्थान था बहुत ज़्यादा। तो उस समय जब खत्म हुआ था और एक वैदिक काल था जो एक 1500 से 1000 तक, इस समय भी माताओं को बहुत सम्मान था, महिलाओं को बहुत ज़्यादा सम्मान प्राप्त था। ठीक है? ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो ऋग्वैदिक काल जो है पहले हम लोग ऋग्वैदिक काल की ही बात करेंगे जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व है। फिर हम लोग बात करेंगे उत्तर वैदिक काल की, ठीक है? उससे पहले हम आपको कुछ चीज़ें बता देते हैं, ध्यान से समझिएगा। 4 वेद हैं, 4 वेद हैं। पहला वेद कौन-सा है आपका? ऋग्वेद या सबसे पुराना वेद कौन-सा है? ऋग्वेद है। कोई बता सकता है कि जो सबसे बाद का वेद है वो कौन-सा है? एनीवन? क्वेश्चन आपके लिए, सबसे बाद का वेद कौन-सा है? नहीं भैया, सती प्रथा का साक्ष्य नहीं मिलता उस समय। ठीक है? ऋग्वैदिक काल में सती प्रथा का साक्ष्य नहीं मिलता। ठीक है? जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है क्या सर सती प्रथा इस समय थी? सत्यजित, सती प्रथा का साक्ष्य नहीं था, ठीक है ना? अब देखो बीच-बीच में आप लोग क्वेश्चन पूछ लिए हो, ठीक है, तो हम बता देते हैं, वैसे हम आगे डिस्कस करते हैं। जैसे आंसर दिया आप लोगों ने कि सबसे बाद का वेद कौन-सा है? अथर्ववेद है, करेक्ट आंसर है, बिल्कुल अथर्ववेद है। सबसे पुराना वेद कौन-सा है आपका? ऋग्वेद है, ठीक है? 2 चीज़ याद रखिएगा। बीच में 2 वेद आएँगे, एक सामवेद आएगा और एक यजुर्वेद है, तो पहले तो वेद याद कर लो चारों। ऋग्वेद सबसे पुराना है, सबसे बाद का आपका अथर्ववेद है और बीच में 2 वेद है सामवेद और यजुर्वेद। सामवेद इसमें सबसे छोटा है, ठीक है? अगर ये होता है कि सबसे छोटा वेद कौन-सा है तो सामवेद है, जो सबसे छोटा वेद होता है, ठीक है? तो सबसे पुराना आपका हो गया ऋग्वेद, सबसे बाद का हो गया अथर्ववेद, सबसे छोटा वेद है आपका सामवेद। टोटल कितने हैं? 4 ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। क्लियर है? अच्छा, किसी ने पूछा कि सर सती प्रथा चलती थी क्या नहीं? देखो, हमने आपको बता दिया कि ऋग्वैदिक काल जो था एक्चुअल में, उसमें महिलाओं को बहुत ज़्यादा सम्मान प्राप्त था और अगर महिलाओं को सम्मान प्राप्त था वैदिक काल में, तो ज़रूर यहाँ पर सती प्रथा नहीं रही है, ठीक है? क्योंकि सती प्रथा का यहाँ पे कोई साक्ष्य नहीं था। क्यों? क्योंकि महिलाओं को विवाह करने का सम्मान प्राप्त था, पुनर्विवाह कर सकती थी वो महिलाएँ, ठीक है? पुनर्विवाह का मतलब ये था कि अगर किसी परिवार में उसका पति मर जाता है, तो उसके देवर से विवाह कर सकती थी, छोटे भाई से विवाह किया जा सकता था। इसका साक्ष्य मिलता है ग्रंथों में, ठीक है? तो ये उस समय नहीं था सब, ये बहुत बाद में चला है। पता नहीं क्या किया गया कि ये सब चीज़ें शुरू कर दी गई आगे चल कर के, कि मतलब पति मर गया तो पत्नी भी मर जाएगी, ये सब चीज़ें हो गई। स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं था। तो उस समय उनको उतना ही सम्मान प्राप्त था कि अगर कोई पति मर जाता है तो पुनर्विवाह कर सकती थी वो। इवन वो अब उसी परिवार में देवर से विवाह कर सकती थी। दूसरा, अगर पति बहुत प्रताड़ित करता है उनको, तो उनको इस समय के शब्दों में तलाक दे सकती थी, मतलब उनको छोड़ सकती थी। ये सारे सम्मान उनको प्राप्त थे जब स्टार्ट वैदिक काल चल रहा है। समझ रहे हो? तो सती प्रथा का वहाँ पे उल्लेख नहीं है, ठीक है? बाद के ग्रंथों में है, बाद का मतलब कि जब उत्तर वैदिक काल के बाद का समय आएगा तब हो सकता है कि चीज़ें देखने को मिल जाएँ। स्टार्टिंग में ये चीज़ें नहीं थी, ठीक है?
अच्छा, अब दूसरी चीज़, आप लोग वेद तो सब लोगों ने नाम सुन लिए हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि वेदों को जानने के लिए या वेदों के अगर भाग बोलते हैं, तो एक्चुअल में वेदों के कुछ भाग है या 4 भाग बोले जाते हैं। प्रत्येक वेद का 4 भाग बोला जाता है। तो सही तरीके से समझना होता है, तो इन 4 भागों को पढ़ा जाता है। जैसे पहला भाग होता है जिसे हम लोग बोलते हैं, जैसे ब्राह्मण बोलते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ। यहाँ पे ब्राह्मण जाति से नहीं है, देखो हम फिर से बता रहे हैं। अभी हम जाति वगैरह की कोई बात ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पे ब्राह्मण कोई जाति का मतलब नहीं था। ब्राह्मण एक ग्रंथ टाइप का हुआ करता था, साहित्य हुआ करता था। एक साहित्य मतलब पुस्तक टाइप का समझ लो, तो वो ब्राह्मण हुआ करता था, ठीक है? तो ब्राह्मण साहित्य बोलते थे उसको। तो ये वेद के ही भाग होते थे। तो वेद का एक भाग होता था ब्राह्मण साहित्य, ठीक है? एक भाग इसका होता था जिसको बोलते थे आरण्यक, आरण्यक बोला जाता था। बताएँगे क्या होता है? तीसरा बोलते थे उपनिषद, उपनिषद आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है? एक चौथा भाग होता था संहिता, ये नोट्स में है। अभी हम केवल एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं अभी आज की क्लास में। कल से हम वो पूरा नोट्स वगैरह का दिखा देंगे आपको। तो सबसे देखो वेद के 4 भाग होते हैं। देखो 4 वेद हैं, वो अलग चीज़ है। हर वेद के 4 भाग हैं। जैसे हम ऋग्वेद की बात करेंगे तो उसमें आपका संहिता आता है। दूसरा भाग उसका बोलेंगे तो ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं। तीसरा हम बोलेंगे तो आरण्यक आता है। चौथा बोलेंगे तो उपनिषद आता है। मतलब वेद कितने हैं? 4 हैं। प्रत्येक वेद के भाग कितने हैं? 4 हैं। ठीक है? अब ध्यान से सुनना स्टूडेंट, सुन के बहुत जल्दी से क्लियर हो जाएगा। अब कोई पूछेगा कि सर एक्चुअल में ब्राह्मण ग्रंथ क्या थे? देखो बार-बार बोल रहे हैं ब्राह्मण यहाँ पे जाति से नहीं है, समझ लीजिएगा इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये साहित्य है ब्राह्मण, ठीक है? तो ब्राह्मण साहित्य क्या हुआ करते थे? जैसे अगर हम आपको ऋग्वेद दे दें, ऋग्वेद आपको कह दे के और कहेंगे पढ़ो, आप नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है? ऋग्वेद का अगर हम आपको दे दें, मूल प्रति इसके अगर दे दें पुरानी वाली, तो आप उसको पढ़ ही नहीं पाओगे। संस्कृत के शब्द है, मंत्र उल्लेखित है, आप उसका उच्चारण ही नहीं कर पाओगे ढंग से, ठीक है? तो बहुत दिक्कतें हुई। असल में बहुत मेन-मेन लोग हुआ करते थे, जो ऋग्वेद को पढ़ा करते थे। तो इनको शब्द एक नाम नाम दिया गया था, होता बोलते थे, होता। ह और ह पे ओ की मात्रा और ता, होता कहा करते थे इनको। जो ऋग्वेद को पढ़ लेते थे, उनको होता कहा जाता था। या महिलाएँ जब पढ़ती थी तो होत्री कहा जाता था। अब सोचो महिलाएँ भी पढ़ सकती थी। मतलब जो लोग ये कहते हैं ना कि सर उस समय बहुत दयनीय स्थिति थी शूद्रों की और ये सब, ये पुराने समय में नहीं थी, ये बाद के समय में हुआ है। उस समय सबको समान अधिकार प्राप्त थे, इवन महिलाओं को प्राप्त थे। सब लोग बस उनको ये था कि वो पढ़ सकता हो। अगर वो पढ़ सकता है, तो माना जाएगा बस। तो जो कोई भी पढ़ सकता था, उसको होता कहा जाता था और ये कोई भी पढ़ सकता था उस समय, ठीक है? तो होता या होत्री अगर महिलाएँ पढ़ सकती थी, तो होत्री कहा जाता था। तो क्योंकि ये विशेषज्ञ लोग हुआ करते थे, विशेषज्ञ मतलब जो बहुत ज्ञानी लोग हुआ करते थे, जो ऋग्वेद को पढ़ा करते थे। तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या आई कि अब हर कोई तो विद्वान है नहीं, भई बहुत लोग हैं जिनको टाइम नहीं है, भई वो उसको पढ़ नहीं सकते, अपने कामों में व्यस्त हैं, जैसे हम लोग सामान्य नागरिक हैं, तो हम लोग कैसे जानेंगे उसको? तो उसके लिए एक उसी का भाग बनाया गया, ऋग्वेद का ही एक भाग बनाया गया, जिसको सिंपल भाषा में लिखा गया, उसको कहा गया ब्राह्मण ग्रंथ। तो ब्राह्मण ग्रंथ एक्चुअल में उस वेद का ही भाग होता है, ठीक है? और उस वेद के भाग में जो मंत्र लिखे गए हैं, उनको सिंपल भाषा में लिखा गया है, जिसको सामान्य नागरिक पढ़ सकता हो। ध्यान से समझना बहुत सिंपल, तुरंत चीज़ें याद हो जाएँगी। वेद जो एक्चुअल में मूल प्रति है, उसको हर कोई नहीं पढ़ सकता था, जो लोग उसको पढ़ सकते थे, उसको होता कहा जाता था या होत्री कहा जाता था, ये विशेषज्ञ लोग होते थे। लेकिन सामान्य नागरिक उस वेद को कैसे पढ़ेगा? तो उनके लिए इसी वेद को ही सिंपल भाषा में लिखा गया और उसी को कहा गया ब्राह्मण ग्रंथ। तो आगे चल करके जब चारों वेद आप पढ़ेंगे तो उसमें ब्राह्मण ग्रंथ नाम आएगा। तो आप समझ जाइएगा कि ब्राह्मण ग्रंथ एक्चुअल में वेद का ही भाग है, बस उन मंत्रों को सिंपल भाषा में लिखा गया है जिससे हम लोग उसको पढ़ सकें, हर नागरिक उसको पढ़ सकता हो, तो उसको ब्राह्मण कहा जाएगा। तो ये चारों वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं, क्योंकि चारों को सिंपल भाषा में लिखा गया है। तो हमारी पहली बात क्लियर हुई कि ब्राह्मण ग्रंथ कौन थे? तो ब्राह्मण ग्रंथ अलग से कुछ भी नहीं है, ब्राह्मण ग्रंथ असल में वेदों का ही भाग होता था, जो सिंपल भाषा में लिखा जाता था, जिसको हम लोग समझ सकते हो। पहली बात क्लियर? दूसरी जो पार्ट है इसमें आरण्यक जिसको बोलते हैं। आरण्यक का मतलब वन होता है। देखो अगर आप लोग रामचरितमानस अगर किसी ने सुना हो या पढ़ा हो, पढ़ तो खैर नहीं पाए होंगे आप लोग बहुत लोग, सुन सकते हो कि हो सकता है सुना हो आप लोगों ने। तो रामचरितमानस में एक कांड आता है जिसको बोलते हैं अरण्य कांड, ठीक है? एक अरण्य कांड आता है, जैसे आप इसमें पढ़ोगे तो बाल कांड आता है, फिर किष्किंधा कांड है, इसमें अरण्य कांड है, लंका कांड है, सुंदर कांड है, उत्तर कांड है।
कई सारे हैं इसमें। तो इसमें एक अरण्य कांड आता है, ठीक है? तो अरण्य एक्चुअल में क्या होता है? अरण्य का मतलब होता है वन। अरण्य में एक्चुअल शब्द जो होता है वो वन से रिलेटेड होता है। तो जब आरण्यक शब्द आएगा, आरण्यक, तो इसका मतलब होता है कि वेदों के ही कुछ चीज़ों को वनों में लिखा गया है। क्योंकि ऋषि-मुनि जो हुआ करते थे, वो लोग असल में ज़्यादातर आपके वन में रहा करते थे। ठीक है? राजमहल में तो रहेंगे नहीं वो लोग, तो वो लोग वन में रहा करते थे एक्चुअल में। तो उस समय जिन ग्रंथों की रचना हुई, उनको आरण्यक कहा गया। ये अलग से फिर से बोल रहे हैं, ये अलग से कुछ भी नहीं था। ये वेद से ही चीज़ें निकाली गई थी। तो ऋग्वेद की जो मूल प्रति थी, जो संस्कृत में लिखी गई थी, मंत्र लिखे गए थे, उन्हीं चीज़ों को सिम्प्लीफाई किया जा रहा है। तो जो सामान्य नागरिक के लिए बनाया गया था, हर व्यक्ति उसको कर सकता हो, जो गृहस्थ जीवन में हो, तो वो ब्राह्मण ग्रंथ बोले गए थे वेद से ही निकाल कर। वेद से ही चीज़ों को निकाल कर जिनकी रचना वनों में की गई थी, जो ऋषि-मुनि थे, जो वनों में बैठते थे, उन्होंने जिन साहित्यों की रचना की, उसको आरण्यक कहा गया। एक तीसरा आता है इसमें जिसको उपनिषद बोलते हैं। 108 उपनिषद हैं, जो अगर आप लोग सुने तो 108 उपनिषद हैं आज की डेट में। तो जो 108 उपनिषद हैं, उस उपनिषदों को क्या कहा जाता है, तो बड़े ध्यान से समझना, उपनिषद क्या होते हैं, ये एक ऐसा ज्ञान होता है जैसे मान लो ऋषि-मुनि है, बैठा हुआ है, ऋषि-मुनि बैठे हुए हैं, ठीक है? बहुत सारे ऋषि हुए, अगस्त्य ऋषि हुए, वशिष्ठ ऋषि हुए, बहुत सारे ऋषि थे। तो ऋषि-मुनि बैठा करते थे। तो पहले जब गुरुकुल चला करता था ना, तो गुरुकुल के समय में ऋषि-मुनि ज्ञान दिया करते थे। तो शिष्य जो होते थे, वो सारे शिष्य क्या होते थे, वो बैठे रहते थे वहाँ पर जो ऋषि-मुनि के पास ही बैठे रहते थे। तो ऋषि-मुनि उनको बोला करते थे, ज्ञान दिया करते थे। तो जो शिष्य होते थे, बहुत निष्ठा के साथ सुनते थे। तो इसमें कथाएँ हुआ करती थी। कथाओं का मतलब जैसे ऋषि क्या करते थे, किसी एक महान पुरुष की कथा सुनाते थे। जैसे अगर आपको थोड़ा भी ज्ञान हो, तो यम-नचिकेता का एक संवाद है। यम और नचिकेता 2 लोग हैं, उनका मतलब संवाद बोला जाता है। ये कठोपनिषद में देखने को मिलता है, ठीक है? फिर या गार्गी और याज्ञवल्क है। तो गार्गी याज्ञवल्क का एक संवाद है, आपस में बातचीत है, वो आपको बृहदारण्यक संहिता में बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। तो एक्चुअल में क्या होता था कि आज की पढ़ाई नहीं हुआ करती थी उस समय। उस समय ऐसी शिक्षा दी जाती थी जिससे व्यक्ति मतलब जीवन जी सके। तो ऋषि-मुनि क्या करते थे, शिष्यों को बैठा लेते थे और वो ज्ञान दिया करते थे। ज्ञान दिया करते थे मतलब वो कथाएँ सुनाते थे। तो शिष्य क्या करते थे, उनको बड़े निष्ठापूर्वक ध्यान से एकदम विश्वास के साथ सुनते थे और इन्हीं कथाओं को जिस चीज़ में संकलित किया गया, वही उपनिषद थे। तो उपनिषद ऐसी चीज़ें थी या ऐसे साहित्य हैं जिनमें एक्चुअल में शिष्य जो थे, वो गुरु के समीप बैठ कर के बहुत निष्ठापूर्वक उन कथाओं को सुना करते थे। तो उन्हीं चीज़ों को एक संकलित रूप दे दिया गया और उनको उपनिषद कहा गया है। उन्हीं उपनिषदों में बहुत सारी कथाएँ देखने को मिलेंगी, ये क्वेश्चन बनता है। जैसे यम-नचिकेता का संवाद या यम-नचिकेता की बातचीत जो है वो किस उपनिषद में है? मतलब ऋषियों ने क्या किया होगा, अपने शिष्यों को इसके बारे में जानकारी दी होगी। तो कठोपनिषद में इसका वर्णन मिलता है। या गार्गी और याज्ञवल्क्य का किसमें मिलता है? वो आपका मिलता है बृहदारण्यक में। आज की डेट में देखोगे तो एक आपको मिलता है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, कि भैया सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है आपका मुंडकोपनिषद में। तो हमने आपको चीज़ें बता दी कि एक्चुअल में जो उपनिषद हुआ करते थे, इसको ऐसे डिफाइन करोगे कि उपनिषद एक ऐसा साहित्य समझ लो, जो वेदों के ही भाग होते थे। इसमें जो ऋषि-मुनि थे, उनके पास शिष्य बैठ जाया करते थे, बहुत निष्ठापूर्वक, ध्यान लगाकर, उसमें कोई तर्क नहीं होता था, कोई उनका विरोध नहीं होता था। वो ध्यान से उसको सुना करते थे, उन चीज़ों को जो बताया करते थे और उसी में साहित्य की रचना कर देते थे। तो उन चीज़ों को जिसमें वो लिखते थे या संकलित करते थे, उसको उपनिषद कहा जाता था, ठीक है? तो हमने आपको बताया, फिर से ध्यान से सुनिएगा, 4 वेद हैं, 4 वेद कौन-कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना कौन-सा है? ऋग्वेद है, सबसे बाद का कौन-सा है? अथर्ववेद है। प्रत्येक वेद के कितने भाग माने जाते हैं? 4 भाग माने जाते हैं, जिसमें से पहला भाग आपका मान सकते हो ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण यहाँ पे जाति नहीं है, ब्राह्मण यहाँ पर साहित्य से मतलब है, जो वेदों का ही पार्ट है, जिसमें ऐसी चीज़ें लिखी गई हैं, वेदों की मंत्रों को साधारण भाषा में लिखा गया है, जिससे सामान्य नागरिक उसको समझ सके, तो उसी को ब्राह्मण ग्रंथ बोला गया है, जिसको हर कोई पढ़ सकता हो। क्योंकि वेदों को जो पढ़ता था उसको केवल होता या होत्री ही कहते थे, वो विशेषज्ञ हुआ करते थे, तो हर कोई नहीं पढ़ सकता था, लेकिन ब्राह्मण ग्रंथ हर कोई पढ़ सकता था। फिर वेदों का ही एक दूसरा भाग आता है जिसको बोलते हैं महाराण्यक। वेदों से ही चीज़ों को निकाला गया और उसको वन में
जो चीज़ें लिखी गई उन्हीं वेदों से लेकर के ऋषि मुनियों ने वन में बैठकर जो साहित्य लिखे उन्हें आरण्यक कहा गया। गुरु के समीप बैठकर शिष्यों ने निष्ठापूर्वक जिस चीज़ों को सुना और उसको संकलित किया गया, उसको उपनिषद कहा गया। ये 3 भाग थे। एक चौथा होता है संहिता। संहिता बहुत सिंपल है, ये केवल मंत्रों का समूह होता था। जितने मंत्र होते थे, उनका एक ग्रुप बना दिया जाता था और एक जगह लिख दिया जाता था। तो मंत्र जो मेन मुख्य मंत्र हुआ करते थे, उनको एक जगह लिख दिया जाता था। उन्हीं को संहिता बोलते हैं। अब ज़रा समझना, अगर किसी ने महाभारत वगैरह देखा हो या रामायण वगैरह सबने देखा होगा, तो आप अगर ध्यान देना उस समय, तो अ, जब बाण चलाए जाते थे या ज अर्जुन जब बाण चलाते थे, ठीक है ना? और बहुत सारे थे, कर्ण जब बाण चलाते थे, कोई भी चलाता था, तो आप अगर आपने ध्यान देखा हो तो लोग मंत्र पढ़ते थे, अगर याद हो, जो दिखाया गया है। तो ऐसा नहीं कि उनके पास अब ढेर सारे बाण ही हुआ करते थे, तो रखते थे। वो मंत्र पढ़ते थे, इसका मतलब वो मंत्रों की शक्ति हुआ करती थी। हर कोई नहीं जानता था, तो ऋषि-मुनि जिनसे वो शिक्षा लेते थे, वो उनको वो मंत्र बताया करते थे, कि एक्चुअल में जब आप ये वाला मंत्र पढ़ेंगे, तो ये वाण की शक्ति आपको प्राप्त होगी। तो जब भी वो वाहन चलाया करते थे, वो मंत्रों का यूज़ करते थे। तो मंत्रों से वो चला करता था, इसलिए हर किसी को ज्ञान नहीं होता था। जो उस मंत्र को जानते थे, वो आपका उनको बोला जाता था कि ऐसा है। ये सब बताया जा रहा है, अब ये साहित्य के आधार पे बताया जा रहा है और लिखा जा रहा है, ठीक है? अब ये हम लोग नहीं है, आप लोग नहीं, सब श्रुति ग्रंथ है, सुन के लिखे गए हैं। उनके आधार पे ये चीज़ें बताई जा रही हैं कि ऐसा कुछ होता था उस समय, ठीक है? तो मंत्रों का जो समूह होता था, उसे संहिता बोलते थे। तो 4 चीज़ें हैं। देखो, ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आगे चल के यही बार-बार आएगा। देखो, बार-बार आएगा, इसलिए पहली क्लास में चीज़ें समझ लो, ठीक है? आगे चल के बस इन्हीं का डिस्क्रिप्शन होना ही है। ब्राह्मण ग्रंथ का डिस्क्रिप्शन होगा, आरण्यक का होगा, उपनिषद का होगा। पूरे चैप्टर में इसका ही डिस्क्रिप्शन होगा, पूरे जा कर के, लास्ट तक यही पढ़ते रहोगे। इसलिए अभी सुन लो ध्यान से। तो वेदों के 4 भाग हैं, एक भाग है इसमें ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ जो मेन वेदों से ही चीज़ों को निकाल कर सामान्य भाषा में लिखा गया है। जिसको ब्राह्मण ग्रंथ बोला गया है और हर वेद के ब्राह्मण ग्रंथ देखने को मिलेंगे अभी आगे चल कर के कि कौन-कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनके। आरण्यक ग्रंथ वो थे जो वेदों को ही उन्हीं से चीज़ें निकाली गई और उन आरण्यक को वनों में लिखा गया। ऋषि मुनियों ने जिन ग्रंथों को वनों में लिखा, उसे बोला गया आरण्यक। तीसरा पार्ट आपको बताते हैं उपनिषद। उपनिषद में ऐसी कथाएँ वर्णित हैं या ऐसी चीज़ें हैं, जिसको शिष्य जो है वो गुरु के समीप बैठ कर के बहुत निष्ठापूर्वक सुना करते थे। तो ये ज्ञान बहुत वैसा चला करता था। गुरुकुल समाप्त हो गए। जब ये लॉर्ड मैकाले आया, आधुनिक भारत की जब बात होगी, लॉर्ड मैकाले जब 19वीं शताब्दी में आएगा 1800 के बाद, तो लॉर्ड मैकाले के समय में बहुत ज़्यादा मतलब गुरुकुल चला करते थे। लाखों में थे ये। मतलब गिनती ही नहीं, मतलब 6 लाख के ऊपर मान लो, 6 लाख तो बहुत कम है, गुरुकुल लिया करते थे। मतलब ये समझ लो कि वैदिक काल के समय में शिक्षा का परसेंटेज था 99%। 99% लोग शिक्षित थे वैदिक काल के समय में, जब गुरुकुल चला करते थे, ठीक है? तो उस समय ये परसेंटेज था। गुरुकुल समाप्त किए गए आपके जब ये लॉर्ड मैकाले का समय आया है तब, जब ये गुरुकुल परंपरा से चीज़ें समाप्त कर दी गई शिष्यों को सुनने की, ठीक है? क्या किया इसने लॉर्ड मैकाले ने, ये बहुत उन्नत है इंडिया, भारत। तो जो अंग्रेज़ लोग थे, वो लोग कहते हैं कि जब वो ब्रिटिश की बात होती है, तो वो लोग कहते हैं कि ऐसा क्या है कि मतलब भारत के लोग इतने उन्नत हैं। लॉर्ड मैकाले वगैरह लोगों ने बहुत रिसर्च किया, पूरे भारत में घूमा। तो लॉर्ड मैकाले लोग कहते हैं, लॉर्ड मैकाले कहता है कि भारत के लोग इतने उन्नत हैं कि मुझे कोई भिखारी देखने को नहीं मिल रहा। मतलब मैंने बहुत सारी जगहों में घूमा, उत्तर से लेके पश्चिम, पूरा सब जगह, और मुझे भिखारी देखने को नहीं मिल रहा। इतने ज्ञानी लोग हैं ये लोग कि इनको बहुत ज़्यादा ज्ञान है चीज़ों का। तो फिर वही बोला गया कि भई कैसे इनको खत्म किया जाए, मतलब कैसे इनको अपनी शिक्षा दी जाए, पाश्चात्य सभ्यता दी जाए। तो लॉर्ड मैकाले ने सीधे से बोला, इनको खत्म करना है तो संस्कृति को खत्म कर दीजिए। एक ही रास्ता है कि अगर भारत को गुलाम बनाना है सही तरीके से, तो इनकी शिक्षा को खत्म करना होगा, इनकी संस्कृति को खत्म करना होगा, नहीं तो आप इनको गुलाम नहीं बना पाएँगे। तब जाके गुरुकुल व्यवस्था को नष्ट किया जाना शुरू कर दिया गया। अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार किया गया, विश्वविद्यालय शुरुआत किए गए, वो भी अंग्रेजी वाले। और उन्होंने कहा कि जो लोग इस गुरुकुल प्रथा से, जो लोगों ने ज्ञान प्राप्त किया होगा, इनको मान्यता नहीं दी जाएगी। मतलब अगर कोई ऋषि या गुरुकुल में बैठा हुआ शिष्य अगर इस परंपरा से ज्ञान प्राप्त करता है, तो उसको मान्यता नहीं दी जाएगी। वो कोई भी व्यक्ति शिक्षित नहीं माना जाएगा।
जो प्रेसिडेंसी कॉलेज थे कलकत्ता वगैरह, जब यहाँ पर जो था, यहाँ से जो ज्ञान प्राप्त करेगा, जो इंग्लिश की ज्ञान प्राप्त करेगा, पश्चिमी सभ्यता का ज्ञान प्राप्त करेगा, डिग्री लेगा जो, इनको उन्होंने मान्यता दे दी। मजबूरी हो गई, सारे गुरुकुल समाप्त हो गए, अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार होने लगा, विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने लगे, यूनिवर्सिटी बनने लग गई। ये चीज मेन था जब संस्कृति नष्ट होने लग गई। तो ये जो सरल परंपरा था, ये जाकर के लॉर्ड मैकाले के समय में पूरी तरह से नष्ट होना शुरू हो गया था। 18वीं शताब्दी, मतलब 19वीं शताब्दी के आसपास। वैदिक काल में गुरु परंपरा बहुत ज्यादा था, तो उसी समय ग्रंथ लिखे गए हैं। ये जो उपनिषद वगैरह है, ये उसी समय लिखे गए हैं। ठीक है, तो ब्राह्मण ग्रंथ और पुराण हो गए, उपनिषद हो गए, ये सब लिखे गए थे। तो पुराण की हम बात नहीं कर रहे हैं अभी। आप केवल क्रम से याद रखिए। वेदों के 4 भाग हैं: ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद और संहिता। संहिता क्या है? मंत्रों का समूह है। ब्राह्मण ग्रंथ सिंपल भाषा में लिखा गया है, आरण्यक वनों में लिखा गया है, और उपनिषद में कुछ कथाएं वर्णित है जो शिष्यों ने सुनी है। कितने उपनिषद हैं आपके? 108 उपनिषद हैं टोटल। आपको नहीं पढ़ने हैं सारे, कुछ मेन मेन उपनिषद हम बता देंगे जो आपको याद करने हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया होगा। क्या कोई डाउट है किसी को अभी तक? एनी डाउट? नहीं है? जल्दी से आप लोग, हम कुछ पूछेंगे उसके आंसर आप लोग देते जाएंगे। ठीक है। और अच्छा, हाँ, सबसे मेन बात तो भूल ही गए। जो वैदिक सभ्यता है, एक्चुअल में ये ग्रामीण सभ्यता है। ये ग्रामीण सभ्यता है। मतलब ये नगरी सभ्यता नहीं मानी जाती, इसको ग्रामीण सभ्यता बोलते हैं। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। दूसरा बात, अगर ये ग्रामीण सभ्यता होगी तो कैसे याद करोगे? इस सभ्यता में कृषि और पशुपालन पे बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। मतलब कृषि और पशुपालन बहुत बड़ी मात्रा में इस समय किया जाता था, जो वैदिक सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी। और आज भी आप जानते हो कि ग्रामीण सभ्यता में कृषि और पशुपालन मेन चीजें होती हैं, खेती ही मेन होती है इनकी। लेकिन अगर कृषि और पशुपालन में भी अगर बात की जाए, तो पशुपालन को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। कृषि का जो उल्लेख है वो केवल 26 बार आता है ऋग्वेद में। 26 टाइम ऋग्वेद में इसका उल्लेख होता है कृषि का। तो पशुपालन का उल्लेख काफी किया गया है, कृषि का उल्लेख 26 बार करीब आसपास किया गया है। तो मेन इनका जो व्यवसाय था वो आपका कृषि और पशुपालन था। ठीक है, ऋग्वैदिक काल की बात चल रही है। ठीक है, समझिएगा इसको। और ग्रामीण सभ्यता थी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका जो यहाँ से आपको समझना है। ठीक है, ध्यान देना है। चलिए देखते हैं हम लोग इसमें। अब यहाँ से हम इस बात को जरा देखते हैं, शेयर करते हैं एक चीज। जरा ध्यान से देखना। बेसिक चीज क्लियर हो गई होगी तो आपको ध्यान आ जाएगा सब चीज। हम्म। जरा देखो इसको, इस डायग्राम को। ठीक है? असल में ये जो फिगर हम आपको, ये मैप, ये मतलब जो पिक्चर दिखा रहे हैं ना, ये क्या चीज है, समझना इसको जरा। ये है इंडिया, ये इधर वाला पार्ट, ये इंडिया आपका है। ये इंडिया वाला पार्ट, ठीक है। और ये इंडिया वाला पार्ट। ये जो क्षेत्र है देखो, इधर वाला, ये वाला ये है मध्य एशिया। मतलब जो इंडिया से जब उधर बढ़ते हैं हम लोग, वही किर्गिस्तान वाले क्षेत्र में, तुर्की और इधर वाले क्षेत्र में। तो ये जो मध्य एशिया है यही है। तो ये मैक्स मूलर जो है, मैक्स मूलर, ये मैक्स मूलर ही मानते हैं कि आर्य जो है वो मेनली मध्य एशिया से भारत में आए हैं। ठीक है, ये चीज समझना। दूसरे जो व्यक्ति, ये आर्कटिक प्रदेश इस साइड है, देखो ये है आर्कटिक प्रदेश, ये वाला क्षेत्र। तो ये उत्तरी ध्रुव माना जाता है। ठीक है, तो इधर से मानते हैं बाल गंगाधर तिलक जी। भैया आर्कटिक क्षेत्र से जो आता है, आते हैं, वो आपके बाल गंगाधर तिलक मानते हैं। तीसरा जरा ध्यान से देखना, वह ये वाला जो है आपका तिब्बत वाला क्षेत्र, ये तिब्बत वाला क्षेत्र, ये वाला जो भारत के बगल में, इसको स्वामी दयानंद सरस्वती मानते हैं। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का ये तिब्बत वाला क्षेत्र है। ठीक है, और इधर जो है ये आर्कटिक प्रदेश है, वो मानती है। इसके अलावा कई लोग के नाम लिखे हैं, अगर पढ़ना होगा तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत सारे नाम इसमें हमने दे रखे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ देखोगे, जब ये पेनका और हर्ट हैं, ये पेनका और हर्ट जर्मनी वाला मानते हैं। ठीक है, गाइल्स हैं, ये हंगरी से मानते हैं, है ना। इधर कुछ नाम लिखे हुए हैं, डीएस त्रिवेदी हैं, ये मानते हैं। तो बहुत सारे नाम आपको देखने को इसमें मिलेंगे, जो मेन मेन है वो आपको हमने बता दिया, जिसको याद रखना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। समझ गया सभी? तो ये चीज़ क्लियर हो गई सभी को?
इसकी बात हमने आपके पीछे की थी। ठीक है, दूसरा चीज़ देखते हैं। सेकंड में आपको हम लोग हमको हम दिखाते हैं। देखो ये जो नोट्स हैं, आप ज़रा इसको ध्यान से समझना, ठीक है? नोट्स को। देखो इसमें नोट्स देखना ज़रूरी होगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे शब्द होंगे जो आप लोग सुने नहीं है ना, तो उसको देखना बहुत ही रिक्वायरमेंट होगा उसका। अ, ज़रा ध्यान से समझो, जैसे वैदिक काल की बात होती है, वैदिक काल, तो सबसे ऊपर वैदिक का मतलब लिखा है वेद से बना है, ठीक है? वेद का अर्थ ज्ञान होता है। तो ये जो पॉइंट है वेद का अर्थ ज्ञान होता है, और ये किससे बना हुआ है? वेद शब्द से बना हुआ है ये पॉइंट, ठीक है? दूसरा पॉइंट इन्होंने लिखा है स्टूडेंट की जो सैंधव सभ्यता के बाद जिसका उदय हुआ वो कौन सा था? तो वैदिक सभ्यता थी, ये क्लियर आपको पॉइंट हो ही गया है, ठीक है? तीसरा, इसको आर्य सभ्यता के नाम से जाना जाता है, ठीक है? आर्य शब्द का मेन अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन, क्लियर? और इसी का मतलब होता है उत्तम व्यक्ति। तो इसी का मतलब, ये दोनों का मतलब ये है आपका, या तो उत्तम व्यक्ति या श्रेष्ठ या कुलीन, ठीक है? वैदिक काल की जब हम लोग बात करते हैं इसमें, तो वैदिक काल में आप लोग देखना, देखो नोट्स पे ध्यान देते जाना। दो भागों में बांटा गया है, एक बोला गया है 1500 से 1000 ईसा पूर्व, दूसरा बोला गया है 1000 से 600 ईसा पूर्व, ठीक है? तो पहला जो है उसको ऋग्वैदिक काल बोला गया है या पूर्व वैदिक काल, दूसरा जो है उसको उत्तर वैदिक काल बोला गया है, ठीक है? ये चीज ध्यान रखना, इन चीजों की बात हम कर चुके हैं। दूसरी बात, श्रुति ग्रंथ का मतलब हमने आपको समझाया। देखो ये इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि आपको चीजें समझ में आ जाए, आप नोट्स पढ़ें। श्रुति ग्रंथ बोला जाता है जो सुन के लिखे गए हैं, ठीक है? अपौरुषेय का मतलब होता है जो पुरुषों के द्वारा नहीं बना गया, मतलब जिसको भगवान ने, ईश्वर ने बोला है। तो वेद जो है वो अपौरुषेय बोले जाते हैं। अपौरुषेय का मतलब जो बिना पुरुष के, यानी कि भगवानों के द्वारा लिखा गया है। और वेद का एक्चुअल मतलब है ज्ञान या जानना, ठीक है? संस्कृत भाषा के विधातु से बना है, ये पढ़ना है तो ठीक है, नहीं तो नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा। और जो संस्थापक है वो आ रहे हैं इसके, ठीक है? लेकिन जो संकलन करता है, जो सबसे मेन पूछा जाता है, वो नीचे ये वाला लिखा हुआ है, देखिए ये वाला पॉइंट, ये याद कर लेना है। जो ऋषि मुनि है उसमें महर्षि कृष्ण द्वैपायन जो है, वेद व्यास, ये हैं वेदों के संकलन करता, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लीजिएगा। और क्योंकि आर्यों के समय में हुआ है, तो ये इसकी बात होती है। श्रुति ग्रंथ बोले जाते हैं क्योंकि ये सर्व परंपरा से, पहला पेज आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना? अच्छा, क्या इसमें कोई डाउट है? यस या नो, जल्दी से बताइए। क्या स्टूडेंट इसमें कोई डाउट है? जो हमने फर्स्ट स्टार्टिंग बताया, कोई डाउट इसमें नहीं, ठीक है? चलिए जल्दी से बताइएगा। आ, वेद शब्द का मतलब क्या होता है? वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान। वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान। ज्ञान का शाब्दिक अर्थ ज्ञान, सॉरी, आर्य का शाब्दिक अर्थ, आर्य का शाब्दिक अर्थ, आर्य का मतलब क्या था? आर्य का मतलब क्या था? आर्य का मतलब क्या था? श्रेष्ठ, उत्तम व्यक्ति, वेरी गुड। किस ऋषि को या किस विद्वान को हम लोग मानते हैं कि जिन्होंने वेदों के संकलनकर्ता किसको कहा जाता है? वेदों के संकलनकर्ता किसको कहा जाता है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन, वेद व्यास जी, ठीक है? लिख नहीं पाओ तो ध्यान रखना, वेद व्यास लिख सकते हो। महर्षि कृष्ण द्वैपायन, वेद व्यास जी को इसका हम लोग संकलनकर्ता मानते हैं, ठीक है? चलो, ओके, आगे देखते हैं हम लोग। चीजें बहुत आसान है, बस ध्यान से सुनते जाओगे। देखो ये टॉपिक बहुत टफ लगता है स्टूडेंट्स को, बहुत आसान है, अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे ना तुरंत याद हो जाएगा। सेकंड पेज देखना जरा, ध्यान से समझना जरा इस चीज को, ठीक है? फिर हम इसको और दूसरे तरीके से ही बताएंगे कि क्या था ये। तो वेद व्यास हो गए। सेकंड पेज में देखो जरा स्टूडेंट, जो वैदिक साहित्य है उसको दो भागों में बांटा गया था, ठीक है? वैदिक साहित्य, एक श्रुति साहित्य बोला जाता है जो सुन के लिखे जाते हैं, स्मृति साहित्य जो याद करके लिखे जाते हैं। देखो एक तो ये होता है कि ऋषि के पास बैठे हो, वो बोलते गए, आप सुन करके लिखते गए, लिखते गए, लिखते गए। दूसरा क्या था? स्मृति की, आपने उसको कहीं से सुना, याद किया, उस समय आपने नहीं लिखा, आपने उसको याद कर लिया कहीं से भी करके, फिर आपको समय मिला तो आपने उसको जाकर के लिख दिया। तो जो याद वाली चीजें थी वो मनुष्य द्वारा रचित मानी जाती है, मनुष्यों द्वारा। लेकिन जो सुने वाला होता है उसको ब्रह्म ज्ञान बोलते हैं, वो डायरेक्ट मतलब भगवान के द्वारा। तो जो श्रुति साहित्य है उनको भगवान के द्वारा माना जाता है, लेकिन जो स्मृति साहित्य है, जो याद करने वाले, वो ये। अब इम्पोर्टेंट क्या है कि याद क्या करना है? तो याद ये करना है कि एक्चुअल में स्मृति साहित्य में आता कौन है याद करने वाले में? जो पुरुषों के द्वारा लिखा गया है।
और जो भगवान के द्वारा बोला गया है वो कौन सा है। तो ये जो स्टार्टिंग के चार हैं ये वाले चीजें, ये वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ये लोग श्रुति साहित्य है। मतलब ये ईश्वर के द्वारा बोले गए, भगवान के द्वारा सुन करके लिखे गए। लेकिन जो ये बाकी तीन हैं, वेदांग, वेदांग, सूत्र और पुराण, 18 पुराण है टोटल अपने पास। तो इनको बोला जाता है कि मनुष्य द्वारा रचित है, तो इनको बोला जाता है स्मृति साहित्य, याद करके लिखा गया। ठीक है, तो ये जो वेदांग है इसको हम बोलेंगे 6 वेदांग है, आगे चल करके उसको बताएंगे, और 18 पुराण है। ठीक है, तो पुराणों की संख्या 18 है, वेदांग की संख्या 6 है, बाकी बीच में सूत्र आते रहेंगे। उपनिषद 108 हैं। ठीक है, आरण्यक 7 हैं ज्यादातर। ठीक है, और ब्राह्मण कई सारे हैं उसमें देखने को मिलेंगे वेद। तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई सबको, ये चीज आपका क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। जो यहाँ पर वेदों की संख्या वो 4 सबको क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऋग्वैदिक काल का इतिहास पूर्णतः किससे ज्ञात होता है? ऋग्वेद से ज्ञात होता है। ठीक है, वेद के कितने पार्ट होते हैं? देखो ये वाली बात हमने आपसे की थी कि वेद के कितने पार्ट होते हैं इसमें। तो वेद के 4 भाग होते हैं, एक संहिता, दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ, तीसरा आरण्यक और चौथा उपनिषद। ठीक है, संहिता क्या था? आपका मंत्रों का समूह, हमने लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, संहिता क्या था? एक मंत्रों का समूह था। ब्राह्मण ग्रंथ क्या थे? ब्राह्मण ग्रंथ वो थे जो वेदों से ही निकाल करके सिंपल भाषा में लिखा गया था। आरण्यक वो थे जो आपके वनों में लिखे गए थे। और उपनिषद वो थे जब गुरु के समीप निष्ठा से सुने हुए ज्ञान को उपनिषद कहा जाता था, या इसको वेदांत भी बोलते थे, जिसमें कुछ कथाएं वगैरह हैं, जैसे यम नचिकेता का है, ठीक है, गार्गी याज्ञवल्क्य का है, अहम ब्रह्मास्म में डिस्क्रिप्शन है, सत्यमेव जयते लिखा गया है। तो बहुत सारी चीजें इसमें देखने को मिलेंगी हमें। तो ये बेसिक चीजों की बात की। अभी हम ऋग्वेद का डिस्क्रिप्शन नहीं दे रहे, अभी हमने मेन मेन पॉइंट्स आपको बताया। ठीक है, अभी हमने मेन मेन बताया, फिर आगे चल करके हम लोग एक एक जो है वेद की बात करेंगे। जब आगे हम लोग पढ़ेंगे तो एक एक वेद को हम लोग देखेंगे। सबको क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत यहाँ पर? ठीक है, अभी पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं है। जो भी हमने बताया उसमें आपको ध्यान रखना है बेसिक चीज। आगे चलकर हम जब एक एक वेद की बात करेंगे, जैसे अब ऋग्वेद की बात होगी, तो फिर ऋग्वेद में पूरा डिस्क्रिप्शन होगा, क्या क्या इसमें बताया गया है, कैसी चीजें इसमें थी। गाय का डिस्क्रिप्शन है, घोड़े का है, और शस्त्र वगैरह का है। तो ये आगे चल करके हम आपको बताएंगे। क्या लिख रहे हो ऋषभ? उपनिषद को ही वेदांग कहा गया है। वेदांत, वेदांत बोलते हैं उसे, वेदांत असल में, एक्चुअल में उसे वेदांत कहते हैं। ठीक है, और वेदांग जो है, वेदांत बोलते हैं वेदों का अंतिम भाग, मतलब उसमें एक्चुअल शब्द होता है वेदांत। वेदांत का मतलब होता है कि वेदों का जो अंतिम भाग माना जाता है, जो इसके बाद चीजें नहीं मानी जाती। जैसे चार माना बताया ना हमने कि वेदों के 4 भाग हैं, तो वेदों के 4 भाग में से एक भाग उसका संहिता है, दूसरा भाग उसका जो है ब्राह्मण ग्रंथ है, तीसरा उसका आरण्यक है, और चौथा भाग जो है वो उपनिषद है। तो इसीलिए उसको वेदांत कहते हैं, वेदों का अंतिम भाग। तो उपनिषद को वेदांत कहा जाता है। वेदांग जो है, वेदांग वो 6 हैं, वो अलग अलग हैं। वेदांग जो है वो एक्चुअल में अलग चीजें हैं। व्याकरण होता है उसमें, ठीक है, फिर निरुक्त है, छंद है, कल्प है, वो आगे चल के बात होगी। तो वेदांत को वेदांग से कंफ्यूजन नहीं करना, समझ गए? वेदांत को वेदांग से कंफ्यूजन नहीं करना है। उपनिषद को हम वेदांत बोल रहे हैं, आप उसको वेदांग समझ रहे हो। वेदांग अलग चीज है, उपनिषद को हम वेदांत कह रहे हैं, वेदों का अंतिम भाग। ठीक है, तो ये चीजें उसमें ध्यान रखनी है सबको। तो उपनिषद को ही वेदांत कहा जाता है। क्लियर हुआ सभी को? जल्दी से सुनना, फिर से खत्म कर रहे हैं क्लास। बहुत सिंपल से चीजें समझना। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जिस सभ्यता का उदय हुआ उसे बोला गया वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता। वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता क्यों बोला गया? क्योंकि आर्यों के समय काल में आया। आर्य कहाँ से माने जाते हैं? आर्य माने जाते हैं मध्य एशिया से। किसका मत है ये मैक्स मूलर का मत है। आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या था? ये श्रेष्ठ या कुलीन या एक उत्तम व्यक्ति होता था। ये भाषा के आधार पे था, ना कि जाति के आधार पर। दूसरी बात, मगर बाल गंगाधर तिलक किस कहाँ का मानते हैं इनको? ये आर्कटिक प्रदेश या उत्तरी ध्रुव का मानते हैं। जबकि दयानंद सरस्वती इनको कहाँ का मानते हैं? तिब्बत का मानते हैं। जब हम इसके आगे बात करते हैं तो इसमें वेद शब्द आता है। वेद का मतलब होता है ज्ञान या उसको जानना। वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया था। पहला भाग जो था ऋग्वैदिक काल, जो पहले का है 1500 से 1000 ईसा पूर्व।
दूसरा हम लोग मानते हैं उत्तर वैदिक काल, जो 1000 से 6 ईसा पूर्व है, 600 ईसा पूर्व, 6 नहीं 600 ईसा पूर्व। ठीक है। फिर आगे चलते हैं तो कितने वेदों की रचना हुई? 4 वेदों की रचना हुई। कौन कौन से थे वेद? तो एक था आपका ऋग्वेद, दूसरा था आपका सामवेद, तीसरा यजुर्वेद, चौथा आपका था अथर्ववेद। ठीक है। फिर इसके बाद कौन से ऋषि मेन है जो इसको संकलन करता माना जाता है? जिनको महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास जी को माना जाता है। पूरा नाम याद रखिएगा इनका। ठीक है। ऐसे ग्रंथ है, ये श्रुति ग्रंथ है, किनके द्वारा लिखे गए? तो ये बोला जाता है कि भगवान के द्वारा बोला गया है, जिसको ऋषि मुनियों ने संकलित किया। ठीक है। तो श्रुति ग्रंथ बोला गया, सुन के लिखे जाने वाले। ठीक है। जो याद करके लिखे जाते थे उनको क्या बोला जाता था? उनको स्मृति बोला जाता था। ओके। प्रत्येक वेद के कितने भाग हैं? प्रत्येक वेद के 4 भाग हैं। कौन कौन से भाग हैं? पहला भाग है उसमें आपका संहिता, दूसरा भाग है इसमें आपका ब्राह्मण, तीसरा भाग है इसमें आरण्यक, चौथा है उपनिषद। किसको वेदों का अंतिम भाग बोलते हैं या वेदांत बोलते हैं? तो उपनिषद को बोलते हैं। ठीक है। ऋषियों के पास निष्ठा पूर्वक बैठ करके जो शिष्य उसको सुना करते थे और जिनका वर्णन साहित्यों में है, वो उसको क्या बोलते थे? उसको उपनिषद बोलते थे। उपनिषद कितने? टोटल 108 है। ठीक है। ऐसे साहित्य जो वेदों के आधार पर ही लिखे गए थे और जिनको वनों में लिखा गया था, उनको क्या बोलते हैं? उनको आरण्यक बोलते हैं। ठीक है। जो सामान्य भाषा में लिखा गया है, वेदों के मंत्रों को ही सिंपल भाषा में लिखा गया है, जो सामान्य नागरिक पढ़ सकते हैं, उनको आरण्यक कहा जाता है। संहिता क्या होता था? मंत्रों का समूह होता था। संहिता क्या होता था? मंत्रों का समूह होता था। ठीक है। तो ये बेसिक चीजें क्लियर हुई सबको? इसमें कोई डाउट? बेसिक सब क्लियर हो गया कि एक्चुअल में वैदिक काल क्या चल रहा है आपका? ठीक है ना? आगे चल करके हम जब डिस्क्रिप्शन देंगे तब एक एक चीज बताएंगे आपको। जब ऋग्वेद पूरा पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे, फिर सामवेद, अथर्ववेद, फिर आगे का डिस्क्रिप्शन आपको देंगे। क्लियर हो गया सबको? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए किसी भी तरह का। ठीक है ना? तो ये 2 पेज जो हमने स्टार्टिंग के बताया, आपको ध्यान रखना, वैदिक काल के लिए नोट्स पढ़ना पड़ेगा। इसलिए पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इसमें शब्द टफ हैं। शब्द ऐसे ऐसे आएंगे जो आपने सुना नहीं है। तो आपको इसके जो नोट्स शेयर किए ना, वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। मैं व्हाट्सएप पे भी शेयर कर दूंगा आपको, ध्यान रखना। तो जरूर एक बार क्या करना कि नोट्स को एक बार पढ़ लेना। मतलब भले पूरा क्लियर ना हो, शब्द मतलब ऐसा कुछ कर लेना जैसे हमने होता बोला तो कम से कम दिमाग में आए कि होता शब्द मैंने पढ़ा था, होत्री पढ़ा था। नहीं तो तुम लोग याद नहीं कर पाओगे। वैदिक काल है बहुत आसान, लेकिन जब शब्द क्लियर होंगे तभी। अब हम कहेंगे उद्गाता, फिर हम कहेंगे अधर्वयु। अब आप नाम ही नहीं सुने हो, आधे ज्यादा संस्कृत शब्द आएंगे इसमें, है ना? तो नोट्स देखना बहुत रिक्वायरमेंट है। ठीक है ना? तो उसके लिए नोट्स को एक बार जरूर ध्यान से देखना। एक बार में सारा मत पढ़ना। अब जैसे आज हमने डिस्क्रिप्शन दिया तो 2 पेज और पढ़ लो। मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 पेज और पढ़ लो कल के लिए, कि शुरुआत के 4 पेज पढ़ लो। तो जो चीजें हम बताएंगे वो मेनली शुरुआत के 4 पेज जो है आपके होगा। तो जब हम बताते रहेंगे आपको, देखो पढ़ने का यही तरीका है स्टूडेंट, है ना? जब आपको हम डिस्क्रिप्शन देंगे तो आपके माइंड में तुरंत वो नाम याद होते रहेंगे, है ना? तो याद होता रहेगा आपको, जल्दी जल्दी याद होगा। बात समझ गए? तो श्रुति ग्रंथ आप लोग सुन के पढ़ने वाले हैं, ठीक है? अब पूरा वैदिक काल सुनने पर है। जो भेजे हैं वो ठीक है, और आप लोग भी ग्रंथ की रचना कर दोगे सुन करके, ठीक है ना? तो ध्यान से सुनना, सारा वैदिक ज्ञान आपको मिल जाएगा। इसमें ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज की क्लास हम लोग खत्म करते हैं स्टूडेंट, है ना? काफी लंबी क्लास होती जा रही है। थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेंगे तो सबसे बेटर रहेगा। यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछ लो हमसे। अगर जितना आज पढ़ा है, कोई अगर क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछ लो। और नोट सारे हमने अपलोड कर दिए हैं उस पर। और दूसरा टेस्ट पेपर अपलोड है, सब कुछ अपलोड हो गया है। वैदिक काल का टेस्ट पेपर अभी अपलोड नहीं करेंगे, जब हम पढ़ा देंगे तो 1-2 दिन जब बचेगा तो टेस्ट पेपर अपलोड कर देंगे, उसमें आप देख लीजिएगा। ठीक है। दूसरा, नोट्स का पढ़ने का सही तरीका है टेस्ट पेपर को पढ़ के नोट्स को पढ़ना। देखो जिनको ये डाउट आ रहा है कि सर हम नोट्स कैसे बनाएं, आप एक चीज बात समझ लो। जब भी कोई चीज पढ़नी है, जो टेस्ट पेपर हमने शेयर किए हैं, आपको पहले टेस्ट पेपर ही पढ़ना है। दोनों चैप्टर के पहले पाषाण सभ्यता का टेस्ट पेपर ही तैयार करना है। पहले उसको पूरा पढ़िए 1 से 2 बार, पूरे टेस्ट पेपर को ध्यान से पढ़िए। फिर सिंधु घाटी सभ्यता वाला भी टेस्ट पेपर पढ़िए। जब आप टेस्ट पेपर पढ़ने लग जाएंगे, आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमें नोट्स में रखना क्या है, उसमें किस चीज का डिस्क्रिप्शन आपको देना है। ठीक है ना? उन चीजों को मेन मेन रखना है, फिर उसी को बार बार रिवाइज करना है। तो पहला काम है आपको क्विज लगाना, क्वेश्चंस पढ़ने। ध्यान रखिएगा, इतिहास पढ़ने का यही तरीका है। इतिहास इतना लंबा है कि आप पूरा याद नहीं कर पाओगे। तो इतिहास को सबसे पढ़ने का बेस्ट तरीका यही है कि एक तो टीचर की हेल्प आपको लेनी पड़ेगी, जो उसको मतलब आपको बता सके, समझा सके। दूसरा, पेपर पढ़ना पड़ेगा आपको, उसके प्रीवियस ईयर पेपर्स को ध्यान से पढ़ना होगा 2 से 3 बार। उसके आधार पे आपको अपने नोट्स तैयार करने पड़ेंगे। ठीक है? तो उसमें हमको मेन मेन रखना क्या है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको हमको बार बार रिवाइज करना है। बात हमारी समझ में आ गई? ठीक है ना?
ये मत करना कि कुछ भी किताब उठाई और शुरू हो गए, लिखते जा रहे हिस्ट्री, खुद ही इतिहासकार बन गए, तो लिखते ही रह जाओगे, मिलेगा कुछ नहीं फिर। ठीक है ना? चलिए आज की क्लास खत्म करते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। खाना खाइए सभी लोग। कमजोरी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, गिरना नहीं चाहिए, क्योंकि हम यहाँ से जूस प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा सभी लोग। है जी। चलिए ओके, लीव करते हैं अब हम लोग। लीव किया जाए। अच्छा देखे, हम ही एंड कर देते हैं।